बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आज का दिन शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ सुबह से आगे का आगाज करते हैं। मैं हूं इमरान हसन, मेरा नाम है आयशा यूसुफ और आप देख रहे हैं सुबह से आगे। उम्मीद है कि आपकी सुबह हो चुकी होगी और बहुत अच्छी हो चुकी होगी और हमारी दुआ तो हमेशा साथ रहती ही है। सबसे पहले हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ना, वो एक लेजेंड के बारे में। कौन सा लेजेंड है वो लेजेंड कौन है? वो है जनाब, गर्मी हसरत नाकाम से जल जाते हैं हम, चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल पता चल गया। नाजरीन को भी बता देते हैं। मधुर गीतों और खूबसूरत गज़लों की खालिक कतील शिफाई की हम बात कर रहे हैं, जिनके मद्दाह आज उनकी 105वीं सालगिरह मना रहे हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा की तहसील हरीपुर में पैदा हुए कतील शिफाई ने पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद से नगमा निगारी का आगाज़ किया था। कतील शिफाई ने पाकिस्तान और भारतीय फिल्मों के लिए 2500 से जायद नगमे लिखे हैं। बिल्कुल, और जो पहले की तरह आज भी यकसा मकबूल हैं और आज भी जब भी हम सुनते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। वाह 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 वाह, परेशान रात से सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। कई अवार्ड्स दिए गए कतील शिफाई साहब को। नेशनल अवार्ड के अलावा 2 तलाई तमगे, आदमजी अवार्ड, अमीर खिसरो अवार्ड, नकूश अवार्ड और दीगर कई बड़े अवार्ड हैं जो उनके हिस्से में आए। अपने फ़न की वजह से हमारे दिल में ज़िंदा हैं। कुछ मशहूर तसानीफ़ का अगर जिक्र करें, उसमें हरियाली है, जलतरंग है, झूमरम है, मुतरबा है, बहुत सारी ऐसी तसानीफ़ हैं जिन्होंने हमारे दिल में घर के। और गीतों की तो क्या बात है। कतील शिफाई साहब की रूह के साले सवाब के लिए ढेर सारी दुआएं। उनका फ़न आज भी उन्हें जिंदा रखे हुए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये जो अभी गाना चल रहा था ना कि सदा हो अपने प्यार की, मैंने ये सुना अपने वालिद से पहले। अरे वाह, क्या बात है। और वहाँ से मुझे पता चला इस गाने को। जब मैंने सुना तो हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी इस तरह के लेजेंड को, स्पेशली कतील शिफाई साहब को। बहरहाल जी, हैप्पी बर्थडे हम उनको कहेंगे, वो तो इस दुनिया में नहीं है, बट उनके मद्दाह जो है उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 2025 में कितनी छुट्टियां होंगी, इसका ऐलान जो है वो सरकारी तौर पर कर दिया गया है। टोटल 18 छुट्टियां जो है ना, वो वफाकी हुकूमत की तरफ से दी जाएंगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां होंगी। 1 जनवरी की छुट्टी होगी, 1 मार्च की छुट्टी होगी और 1 जुलाई को बैंक की हॉलीडे भी होगी। लिजिट छुट्टियां 18 हैं आपकी, ठीक है। उसके अलावा सैटरडे संडेज आप डाल लीजिए और साथ जो आप ईद के 3 छुट्टियों के साथ 4 और मिलाते हैं ना पाकिस्तानियों, वो भी आप मिला सकते हैं। दैट इज योर कॉल। लेकिन लिजिट छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां जिन्हें कहा जाता है, वो 18 हैं। उसकी अब ये बता हम क्यों रहे हैं, एक तो वैसे वो गजट आ जाता है ना तो बताना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग इस दफा ज्यादा भी खबरें फैला रहे हैं कि जी फलां भी छुट्टी है, फलां भी छुट्टी है। तो जो सरकारी छुट्टियां हैं वो 18 हैं, हम आपको बता रहे हैं। बाकी अगर कोई आ जाती है और पाकिस्तान में आ जाती है तो वो एक अलग बात है। हाँ, पाकिस्तान में आ जाती है, पूरा वीक भी आ जाती होती है। इस्लामाबाद में खास तौर पर जो सेक्रेटेरिएट में लोग काम करते हैं रेड जोन की वजह से। खैर जनाब, अगला एक सर्वे है, जो सर्वे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसको पढ़ा और साथ पॉजिटिव भी लगा, बिकॉज इस सर्वे में जो अक्सरियत की राय है वो मेरी भी राय है। तो उस अक्सरियत में मैं भी शामिल हूँ। ये पाकिस्तानी नौजवान कह रहे हैं, अक्सरियत कह रही है कि वो मुल्क छोड़ने पर तैयार नहीं है, वो मुल्क नहीं छोड़ना चाहते। इप्सोस ने एक और सर्वे किया है, जिनके जो रूह रमाएं हमारे साथ आई भी थी, कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी। इप्सोस ये कहता है कि पाकिस्तानी नौजवानों की जो अक्सरियत है वो मुल्क में रहना चाहती है और 74% 74% अफराद ने ये बात की है। दैट्स अ ह्यूज नंबर कि वो पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं। एक परसेप्शन जो है ना, वो अब चेंज हुआ है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ना ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा था। हम अगर डिजिटल मीडिया की बात करें और समटाइम्स नेशनल मीडिया पर भी इसकी बात होती थी कि लोग जो है ना वो यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं। अब इस सर्वे में ये सामने आया है कि लोग नहीं जाना चाहते। मोस्टली जो है वो चाहते हैं कि हम मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें, पाकिस्तान में ही रहें। 26% जो हैं वो चाह रहे हैं कि बेहतर मौके उनको मिले और उसके लिए वो मुल्क छोड़ने की उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। मुल्क छोड़ने के लिए राजी 30% नौजवान जो हैं वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं। 20% ने कहा है कि वो दुबई चले जाएंगे। बरतानिया भी कुछ जाना चाहते हैं, जिनमें 9% लोग हैं। कनाडा और अमेरिका के लिए 8% हैं और यूरोप जाने वाले जो है ना वो भी 5% तकरीबन वो तैयार। जबरदस्त, जितने भी लोग बाहर जाना चाहते हैं और उनका ख्वाब है, उनको जरूर जाना चाहिए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आप बाहर जाएं, पाकिस्तान को सर्व करें। लेकिन मेनली ये है कि जो अक्सरियत है ना वो ये कहती है कि मुस्तकिल सुकूनत हमने बाहर नहीं रखनी, हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। अच्छा, जब शहरों का थोड़ा सा एक क्या कहना चाहिए जायजा ले लें तो जो नौजवान हैं इनमें अक्सरियत का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, जो कि छोड़ने के लिए राजी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद से 46%, खैबर पख्तूनख्वा से 35% ने मुल्क छोड़ने पर आमादगी का इज़हार किया। इस्लामाबाद में रहने वालों क्या मसला है? 86%, 86% जो वो हैं। अच्छा, 86% नौजवान जो है वो कहते हैं कि हम बाहर चले जाएंगे। और इनमें मरात याफ्ता इस्लामाबाद मरात याफ्ता तबका जो है ना वो भी चाह रहा है कि वो भी बाहर चला जाए। उसके बरक्स मजदूर या गैर मरात याफ्ता तबके जो हैं उसमें ये शरह
33% दिखाई देती है। तो जो बाहर जाना चाहते हैं और जो ये परसेप्शन बना रहे थे कि भाई पाकिस्तान से लोग छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, तो ये परसेप्शन गलत है भाई। अगर आप जाके नौजवानों से बात करेंगे ना, उनके साथ जाके बैठे पियेंगे, उनके साथ बात करेंगे, वो कहते हैं हमने नहीं जाना, हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। वेल डन नौजवान। और दूसरे वो लोग जो कि सऊदी अरब, यूएई वगैरह जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कोई ना कोई स्किल सीख लें, बहुत जरूरी है। कोई स्किल आपके पास होनी चाहिए तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप बाहर जाके अगर सोच रहे कि टैक्सी चला लेंगे, गाड़ियां धो लेंगे, तो उससे बेहतर है कोई स्किल सीख के जाएं, तो आपको ज्यादा हेल्प करेगी। गाड़ियां धोने का जिक्र कर दिया आपने, तो अच्छा गाड़ियां धोने का, हाँ, कार वॉश के बारे में। कार वॉश, एक ऐसा कार वॉश हमें सुनने में आया जिसमें मैं तो कम से कम एक दफा जरूर विजिट करना चाहूंगा। और एक ऐसा कार वॉश है जो किसी खौफनाक फिल्म के सीन या भूत बंगले से कम नहीं है। अरे वाह, ये दिखा भी रहे हैं हम। यहाँ आने वाले कस्टमर जो है ना, उनको गाड़ी के साथ साथ ना कुछ एंटरटेनमेंट भी मिलती है, डराया भी जाता है और ये पूरा एक्सपीरियंस कराया जाता है। कार वॉश के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो खुद भी डरावने मलबूजात में मुलव्वस होते हैं। वैसे इनको मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, जो व्हाइट कलर का शैम्पू है ना, इसको अगर ये रेड कर लेना शैम्पू को, आपने तो फुल ऑन सीन वहाँ पे जो है ना, क्राइम सीन बनाना है उसको, मतलब एकदम ऐसे लगे कि किसी घोस्ट ने ऐसे कोई ब्लड थ्रो किया है गाड़ी के ऊपर। वैसे दिया जा सकता है ना, फिर पता तो चले। जी दिया जा सकता है मशवरा, नो डाउट। लेकिन बड़े मजे का होगा ये एक्सपीरियंस। और मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह से अपनी सेल्स को बढ़ाने की ये स्ट्रैटेजी है ना। अच्छा, ये भूत थोड़ा सा बूढ़ा है, ये जो अभी आया था ना, ये बेचारा बहुत स्लो मूव कर रहा है। गाड़ी में टाइम बड़ा लग जाता होगा, है ना? मतलब भूत, हमें हमारे जहन में तो जिन्नों और भूतों का इमेज है ना कि कोई कुआ हो गया, ये तो बड़ी देर लगा रहे हैं। बहरहाल जस्ट फॉर फन आप जा सकते हैं वहाँ पे, जो लोग वहाँ रहते हैं एंजॉय कर सकते हैं। हमें नजर आया तो हमने कहा आपको भी दिखाते हैं। अब आपको खबरदार करना है, खबरदार होशियार जिसे कहते हैं। एआई रोबोट्स जो है ना, वो टीचर्स के हवाले से वो पढ़ाने को तैयार हैं, अब टीचर बनने को तैयार हैं। हमने आपको बताया था, बाल तो काट रहे थे रोबोट्स। जर्मनी का एक स्कूल है, यहाँ पे एआई रोबोट्स टीचर्स को मुतारिफ करा दिया गया है और ऐसा लगता है कि यूरोप इज ऑन इट्स वे कि सब कुछ रोबोट्स करें। कहीं अपना प्रेसिडेंट, अपना जर्मनी, अपना चांसलर भी रोबोट ना बना दें, एंगेला मर्केल, और उनकी जगह खैर करे वहाँ पे हमें ना जो सिटीजन्स है ना वो भी रोबोटिक नजर आना शुरू हो जाए। लेकिन ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रोबोट जो है ना वो टीचर की जगह पर खड़ा हुआ है और बच्चों को पढ़ा रहा है। और ऑफिशियली जर्मनी में ये कर दिया गया है और हम ये कह सकते हैं कि यूरोप का ये पहला एआई टीचर या रोबोट होगा। ये स्कूल जो है यहाँ पर बच्चे देखें पढ़ भी रहे हैं। अब देखना ये है, चंद साल बाद पता चलेगा कि इनसे जो तालीम हासिल की है उसमें और एक ह्यूमन टीचर की तालीम से जो है ना वो फर्क क्या है। लेकिन ये कैसे टीचर हैं जो हमें कह ही नहीं सकते कि तुम बाहर निकल जाओ, खड़े हो जाओ। नेवर नो उनका एल्गोरिथम क्या होगा। होते हैं ना, वो कहते हैं पीछे दीवार से खड़े हो जाओ, चौक भी मारते हैं ना आपको, अगर आप बात ये तो मार नहीं सकता। पाकिस्तान में कामयाब नहीं होना ये, या तो स्टूडेंट्स भी रोबोट हो जाए तब होगा। हमारे स्टूडेंट, मुझे तो डर है चोरी ना हो जाए। इंसान टीचर्स को इतना प्रॉब्लम हो जाता है, स्टूडेंट्स हैंडल नहीं होते, तो रोबोट भाई तो वैसे ही उनके पेच निकल जाने। खैर साउथ अफ्रीका में भी कुछ ऐसा है, इनफैक्ट साउथ कोरिया में ऐसा है कि वहाँ पे एक आयरन रोबोट तैयार किया गया है और इसकी मदद से जो फॉलेज के मरीज हैं उनके इलाज में हेल्प मिलेगी। ये अच्छा, दैट्स व्हाट आई कॉल कि ये पॉजिटिव जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का। अच्छा, वॉक ऑन सूट F1 इसका नाम रखा गया है और इस रोबोट को मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल के मकसद से तैयार किया गया है। ये स्टोरी जब मैंने देखी ना तो मुझे वो साइंस फिक्शन फिल्म्स जो है ना हॉलीवुड की वो याद आ गई कि फ्यूचरिस्टिक जब होती हैं तो उधर क्या क्या होगा, हमारी फ्यूचर सिटीज और फ्यूचर वर्ल्ड को दिखाया जाता है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि हम शायद उसी जानिब जा रहे हैं जो हमें ऑलरेडी साई-फाई मूवीज के अंदर दिखाया जाता है। बट बहुत अच्छा इकदाम है ये, और इससे डेफिनेटली इट्स रियली हेल्पिंग हिम चलने के अंदर। ये बहुत ही अच्छा है और कुछ बहुत सारे लोग ओवैसे शिकार हो जाते हैं किसी किस्म की डिसेबिलिटी का, तो ये जो IA टेक्नोलॉजी है ये बड़ी हेल्प कर सकती है। दिस इज एक्चुअली गुड, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर स्वीडन के हवाले से कुछ खबरें मशहूर हैं और वो हैं उसके दारुलहुकूमत स्टॉकहोम के हवाले से, जिसके मेट्रो नेटवर्क की बड़ी खूबसूरत वीडियोस वायरल हो रही हैं। स्वीडन मुल्क वो मुल्क है जहाँ पे दुनिया में सबसे खुशहाल लोग रहते हैं, तकरीबन सारे ही एक्सपेंसेस। अच्छा, ये स्टॉकहोम सिंड्रोम वाला स्टॉकहोम ही है ना? ये मतलब सबसे बड़ी क्वालिटी ये है स्वीडन की कि जो यहाँ पे रियासत है वो फलाही काम बहुत करती है। पूरी जो वहाँ पे उनके लोग देखे ना इतने अच्छे हैं, उनके लोग इतने अच्छे हैं कि जो बैंक में लूटने के लिए आए थे ना, उन चोरों के साथ ना उनको मोहब्बत हो गई थी, वहीं से ये टर्म निकली थी स्टॉकहोम सिंड्रोम की। बहरहाल ये हमने आपको ये जो दिखाना है, ये मेट्रो स्टेशन है स्टॉकहोम का, जिसकी वीडियोस जो है ना वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो गई हैं। 1950 की दिहाई का आर्ट वर्क जो है ना वो यहाँ पर हमें नजर आता है। ये आर्ट वर्क यहाँ उस वक्त किया गया था जब ये मेट्रो नेटवर्क लॉन्च किया गया था। ये मुनफरिद और दीदा ज़ेब आर्ट वर्क हमें नजर आ रहा है और ये इतना पायदार है कि अभी तक यहाँ पर मौजूद है और देखने वाले जो है ना वो यहाँ पर जाते हैं इसको देखने के लिए, इंजॉय भी करते हैं। डेफिनेटली जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ये बड़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। लेकिन स्वीडन में जहाँ पे हम इसकी बहुत खुशहाली की बात करते हैं, एक फलाही रियासत के तौर पर इसको देख रहे हैं, वहीं पर यहाँ पर डिप्रेशन के मरीज बहुत ज़्यादा हैं और खुदकुशियों का रुझान भी बहुत ज़्यादा है। ये भी इस हवाले से मशहूर है। खैर हम वापस आते
आते हैं, लेट्स गेट बैक टू फ्रॉम स्वीडन टू पाकिस्तान वापस आ जाइए। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक में वापस आते हैं और वो है मरी, जहाँ पे बर्फबारी की एंट्री हुई है और जो रुई के गाले हैं वो गिर पड़े हैं फाइनली। अगर आपने जिंदगी में ये मंजर नहीं देखा कभी, माय डियर व्यूअर्स, आप प्लीज इसको देखिए, फिजिकली विटनेस करें। कैमरा तो आपको दिखा ही रहा है, मॉल रोड के मनाजिर है। मैं सोच रही हूँ आज चली जाऊं क्योंकि मैंने नहीं देखा। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आई टेल यू आप। और सबसे पहली जो चीज इसको देख के आपके मुंह पे आती है वो होती है सुभान अल्लाह, कि क्या खुदा की कुदरत है, तहद्दे निगाह बर्फ। ये वीडियोस में देख के भी ना आपके दिल से सुभान अल्लाह ही निकलता है। लेकिन अगर ये शुरू हो गई ना तो मैं लिटरली सोच रही हूँ कि आज ना मुझे चले जाना चाहिए एंजॉय करने के लिए। बादल जी, हम इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी आसानी है और सहूलत ये है कि इट्स 1 घंटे 1.25 घंटे की ड्राइव है, आप जाइए और जाके वापस आ जाइए कॉफी पी के वापस आप कर सकते हैं। लेकिन लाहौर वालों को एहतमाम करना पड़ता है, कराची वालों को ऑब्वियसली एहतमाम करना पड़ता है कि जी हमने मरी जाना है। बट इट्स ब्यूटीफुल। आपने अगर प्लान किया हुआ इस वीकेंड का, इट्स अ राइट वीकेंड टू गो टू मरी, एंजॉय कीजिए और जरूर जाइए। खैर जो ट्रैफिक है, हाँ ट्रैफिक के हवाले से बताइए। वो उसके बारे में ये कहा गया है ट्रैफिक के बारे में कि भाई एडवाइजरी हमने जारी कर दिया, तो आपने उसको देख कर आना है। जो टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं ना, क्योंकि गाड़ी स्लिप भी हो सकती है, उसके लिए ज़रूरी है कि टायर पर आपने चेन का इस्तेमाल करना है, गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है वो फुल करवा के जाना है। इसके साथ साथ मुल्क के बलाई और शुमाली इलाके जो हैं वहाँ पर भी शदीद सर्दी शुरू हो चुकी है, चल तो रही है लेकिन मजीद शदीद से शदीद तर होती जा रही है। पारा जो है वो नुक्ता इंजमात से नीचे है, ऊपर ही नहीं आ रहा। स्कर्दू की बात कर ले, वहाँ पर पारा है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित और रस्तौर में दर्जा हरारत -5 तक आ गया है। लेह का दर्जा हरारत -9 है और कोयटा का -5 रिकॉर्ड किया गया है। मैं तो और ही सुना रही और मैं साथ बर्फ देख रहा हूँ और मुझे फील हो रहा है कि वो बर्फ मेरे ऊपर गिर रही है। फील सो ग्रेट, सो गुड, रूहानी तौर पे है ना, रूहानी तौर पे। खैर इस्लामाबाद में 3 तक पहुंच गई जी टेम्परेचर। आई एम एक्सपेक्टिंग वंस अगेन -1। सर्दी बहुत ज्यादा है और गैस नहीं आती है। गैस आनी चाहिए, खाने के टाइम भी कभी कभी नहीं आती है। गैस की लोड शेडिंग पे थोड़ा काम होना चाहिए। बट नेक्स्ट वी हैव आयशा, हम बात करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि आज क्या रहेंगे टेम्परेचर डिफरेंट बताइए और में। फिर हम ओबियसली आगे। तो आपको पता है कि ये बड़ा ज़रूरी है ताकि आप अपने दिन को उसके मुताबिक प्लान कर सकें, और कितनी लेयर्स आपने लेनी है कपड़ों की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा की तरह इस्लामाबाद की। वफाकी दारुल हुकूमत की यहाँ पर कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। लाहौर में कम से कम रह सकता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट इस्लामाबाद के बराबर रह सकता है। कराची की बात करें, यहाँ पर कम से कम रह सकता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18। और आखिर में कोयटा, जहाँ पर कम से कम -3 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकते हैं। स्टिक टू -3। चले मौसम कुछ और भी, इतनी मौसम की बातें करते हैं हम लोग, हो गया या हम कुछ और करें, है ना, जरूरी है। चले मौसम की बात होगी। अब इंटरनेट स्पीड के हवाले से आपको बताएं, एक अच्छी खबर आ रही है। एक जदीद केबल है जो अफ्रीका से कनेक्ट करेगी पाकिस्तान को और उसके बाद आपकी और मेरी इंटरनेट की स्पीड एक्सपेक्टेडली बढ़ जाएगी। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल है और आज इसको पाकिस्तान से मुंसलिक किया जाएगा। और जो IT माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि इससे जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना, उस समेत इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं, क्या मतलब है फिर हमारा इंटरनेट बंद नहीं हुआ करेगा, स्लो नहीं हुआ करेगा? शायद पता नहीं, आप जल से बंद करा दें, धरने बंद करा दें तो इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। नहीं, इसकी गारंटी कौन देगा कि हमारा इंटरनेट बंद नहीं होगा? पहले तो ये बताएं ना। हम IT मिनिस्ट्री को हम कॉल करते हैं। IT मिनिस्ट्री, हमें IT मिनिस्टर मिलती नहीं है। हमने रिक्वेस्ट किया कि आया करें हमारे शो में, आती नहीं है, पता नहीं क्या वजह। शिजा आप आया करें हमारे शो में, हम आपसे अच्छे सवाल करेंगे और आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि क्यों बंद है। फिर आप कहेंगे कि नहीं बंद नहीं है, आपको लग रहा है बंद है, तो हम मान लेंगे। हम मान लेंगे, आपने कहा है तो जैसा आपने कहा। चॉइस बहरहाल जी अच्छी खबर है। ये इंटरनेट अगर अच्छी स्पीड का हो जाता है तो आपको पता है उससे हमारी इकोनॉमी, स्पेशली IT इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी जो है ना, उसके लिए वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कादिर पटेल साहब की तस्वीरें डाउनलोड हो जाएंगी, मेरी तस्वीरें डाउनलोड नहीं हो रही हैं। खैर जी, अब क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी कौन पहले चुनेगा, ये फैसला हो गया है। जो PSL है, PSL आने को है क्योंकि फरवरी आने को है ना। PSL के ड्राफ्ट का एक ऑर्डर जारी किया गया है। प्लैटिनम कैटेगरी में पहली पिक लाहौर, आपके लाहौर कलंदर। यू सपोर्ट लाहौर कलंदर? ऑफ कोर्स आई डू। मैंने कहा पता लगे मैं आपका लाहौर कलंदर को नहीं तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं। हम हमारा लाहौर, हम लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हैं। डायमंड कैटेगरी में पहली बारी होगी कराची की और गोल्ड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी की पहली बारी होगी। अच्छा, मुझे PSL जब भी शुरू होता है ना तो बहुत ही फेस्टिविटीज़ का माहौल जो है ना हर तरफ नजर आता है। आप घर की बात कर लें, आप बाहर चले जाएं, डिफरेंट कैफेज में चले जाएं तो बैठ के ना लोग जो है वो देख रहे होते हैं PSL को। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना थ्रिलिंग टूर्नामेंट है और इतना थ्रिलिंग पाकिस्तान का ये ब्रांड है जो पाकिस्तान ने बनाया। टैलेंट कितना निकल कर आया है इससे। वन ऑफ द ब्रांड्स जो हम बना पाए हैं इन पिछले 50, 60, 70 सालों के अंदर। We should take pride in it, वो भी क्रिकेट का, अल्लाह करे हर चीज में हम ब्रांड बनाए यार, मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाए। तो PSL इज डूइंग सो वेल। देखते हैं कौन क्या होता है, कैसे प्लेयर्स आते हैं और इस दफा क्या गेम बनती है। पाकिस्तान में बड़ा एक्साइटमेंट ये भी है कि हमने बड़े अच्छे स्टेडियम्स बनाए हैं लाहौर, कराची, पिंडी के अंदर, तो वो भी तो हमें आई होप के नजर आए इस PSL के अंदर। इस पे भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड
डिफेंड कर पाती है या नहीं कर पाती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन वो पीएसएल के लिए भी इस्तेमाल हो जाएंगे ना, तो हाँ अगर पहले होता है तो। बहरहाल जो भारतीय हटदर्मी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर है, उस पे जो एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है उसने भारत के रवैये को क्रिकेट के हवाले से नुकसानदेह करार दिया है। थैंक्स टू द न्यूज़पेपर, आपको अभी तक समझ आ गई कि ये नुकसानदेह है। जो बरतानवी अखबार है उसका कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। अच्छा देखिए, उनको भी नजर आ रहा है, फाइनली ऑफ कोर्स उनको नजर आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, आईसीसी के अंदर किस तरह से किया जा रहा है। और अगेन ठीक है, आप बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं क्रिकेट के, आईसीसी के, उनकी जो आईपीएल होती है उसकी वजह से कहा जाता है बहुत ही ज्यादा पैसा आता है, लेकिन उसके बावजूद आपका असर और रसूख इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए कि दूसरे मुल्कों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। तो और क्रिकेट को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। इट्स अ गेम ऑफ जेंटलमैन, और इसीलिए इसको शुरू किया गया था। और भारत ने, यकीन मानिए, हम बगैर किसी बायस के कह रहे हैं, बायसनेस के कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा चुका है। पाकिस्तान हैज मेड दैट एग्जांपल, और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान नहीं, एक बार नहीं कई मर्तबा जा चुका है। और इंडिया को हम कहना चाहते हैं कि जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रही है, तो आपको क्या अमर माने हैं, सबकी सिक्योरिटी हमें अजीज है। खैर आपकी मर्जी, अब हम भी नहीं जाएंगे, नहीं इतना से बात कर लेते हैं। दिस इज अनदर डेडलॉक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आई होप इट्स नॉट अ डेडलॉक एनीमोर। हम पॉलिटिक्स की बात करें और उसमें सियासी कशीदगी के कम होने की बात। डेडलॉक कम हो गया है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बातचीत का जो है आगाज हो चुका है। कल पहला दौर हो गया है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, और बिल आखिर मुज़ाकरात जो है उनका आगाज़ हुआ, बातचीत का पहला दौर मुकम्मल हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली जो है सरदार अयाज सादिक, उनकी सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में, यानी स्पीकर चेंबर के अंदर ये पहला राउंड हुआ। उसमें इब्तदाई निकात जो है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने वो रखे। आपने अपनी उस न्यूज़ी लैंग्वेज में क्यों नहीं कहा बर्फ पिघलना शुरू हो गई? बर्फ पिघलना शुरू हो गया, हवाओं का रुख बदलना शुरू हो गया है। फैसला ये हुआ है कि आइंदा जो दूसरा इसका सेशन है वो 2 जनवरी को बुलाया जाएगा, 2 जनवरी को बुलाया जाएगा, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ अपने मुतालिबात सामने रखेगी और दोनों जानिब से जो मुज़ाकरात है ना उसकी कामयाबी की अब उम्मीदें जाहिर की जा रही है बड़ी हद तक। लेकिन एक बड़ा मसला इसमें आया। क्या? काफी है ना, मसला तो निकालना। अच्छा, निकाले। पीटीआई की पूरी कमेटी नहीं आई, सिर्फ 3 लोग, सिर्फ 3 मेंबर आए, सिर्फ 3 लोग आए। सो देखना ये है कि क्या कुछ नॉन सीरियसनेस है, कोई और उम्र माने। लेकिन पीटीआई ने एक्सक्यूज दिया कि जो लोग नहीं आए वो बिजी थे। लेकिन हमें हमारे जराए ये भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उन लीडर्स के इन पर्सन मौजूद हैं कि जी हम नहीं शामिल होना चाहते टिल दे मीट इमरान खान, और उनसे पूछ के फर्दर लाया। अच्छा, ये इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है, और जो पीटीआई के जो लोग मौजूद थे ना इस कमेटी के अंदर, इन मुज़ाकरात के अंदर, वो ये कहते हैं कि हमने बात किया और हुकूमत कुछ हद तक मान भी गई है कि आपकी मुलाकात करवा देंगे मानी पीटीआई से। अब 2 जनवरी को जो इजलास होने वाला है ना, किया तो फिर आना तो चाहिए था ना। अब डेफिनेटली इसके ऊपर बना दी है, जिक्र किया जा सकता है, बात की जा सकती है। अच्छा आयशा, मैं आपको बताऊं, तहरीक-ए-इंसाफ में ना ये कंफ्यूजन अक्सर रहती है। आपको याद होगा जब जुडिशियल कमीशन के हवाले से उन्होंने लोगों के नाम दिए थे और फिर उसके बाद उसमें शामिल नहीं हुए थे, और बाद में शायद उनको लगा कि हमने गलत कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, व्हेन दे डू इट दे से कि अच्छा अब ये गलत हो गया। तो इस वक्त हम इस पे तजिया ले लेते हैं। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। उनसे हम बात करते हैं। बहुत दिनों बाद में ये चेहरा देखने को मिलता है, पता नहीं क्यों। ज़िया साहब, आप बहुत दिनों बाद हमें क्यों देखने को मिलते हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं आपकी तरह मर्द मुजाहिद नहीं हूँ कि सुबह छलांग मार के उठ जाऊँ तरोताज़ा। सर रात देर तक काम करते हैं इसलिए गायब होते हैं। जनाब हुक्म करें। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वी ऑलवेज लाइक टू टॉक टू यू एंड वी लाइक टू नो अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन एनालिसिस। सबसे पहले तो ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है इस पर ज़रा अपनी राय हमारे सामने रखिए। ख़ास तौर पर पहले सेशन को लेकर तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम मेंबरान शामिल नहीं हैं, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि बातें कुछ पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया था पीटीआई की जानिब से। सिर्फ उसमें एक साहब जो थे असद कैसर साहब शरीक हुए, और 4 जो बड़े अहम नाम थे वो शरीक नहीं हुए। और ज़ाहिर उसकी तौजीह दी जा रही है कि क्यों शरीक नहीं हुए। आने वाले उसके अंदर जो यकीनन होंगे। कल मेरी बात हो रही थी हुकूमती टीम के एक मेंबर से, तो उन्होंने कहा जी अभी जो उनके हॉक्स थे वो नहीं थे वहां पर। हॉक से मुराद जो मजबूती से बात करते हैं। अच्छा, जाहिर है कि, और ये बात का इतराफ कर रही है हुकूमत भी कर रही है, पीटीआई भी कर रही है कि खलीज बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा इत्मीनान की कमी है। तो उस पर अगर कोई ये समझे कि फौरन कोई अच्छा नतीजा निकल आएगा, कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा और कोई ऐसा सूरत हाल होगी जिसको आप कहें जी विन विन फॉर ऑल है, तो वो मेरे ख्याल में बड़ा कबल वक्त है। अभी कहना, अभी वो कहते हैं तेल देखें, तेल की धार देखें, तो टू अर्ली टू से एनीथिंग, या बहुत ज्यादा आप कहें जी पुरुमीद हो जाए।
तो खैर मैं इस पे बैठना बजाते खुद एक अच्छी बात है, लेकिन उससे नतीजा क्या निकलेगा उस पर तमाम लोग शकूक व शुबहात के शिकार हैं। जी सही। अच्छा आमिर साहब साथ ही रहेगा हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी जरा जान लेते हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ आ जाएगा। शौकत साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही कि कल पहला दौर हो तो गया मुज़ाकरात का, पहली मीटिंग हो गई और कह यही रहे हैं पॉजिटिव रही है ये मीटिंग, लेकिन पीटीआई के तमाम लोग जो जिनका अनाउंस किया गया था वो शामिल नहीं हुए, उसकी क्या वजह है? नहीं, वो पहली बात तो ये कि जो मुज़ाकरात हुए आगाज होना ही बहुत बड़ी बात है कि पीटीआई और गवर्नमेंट के लोग एक साथ बैठ जाएं। तो ज्यादा तवक्कुआत तो नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो हुआ है ना कि बर्फ पिघल गई है, जो टेम्परेचर सियासी टेम्परेचर है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, जो पकड़ दखड़ जो गैर सियासी हरकतें हो रही हैं ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो आपने कहा कि क्यों लोग नहीं आए, तो उसकी तो बड़ी सिंपल वजूहत थी है कि यहाँ कुरम का इशू चल रहा था हमारे यहाँ और उसमें टाइम दिया हुआ था पहले से, और जाहिर है कि सीएम वो छोड़ के आता तो लोग कहते कि यार देखें कुरम में आग लगी हुई है और सीएम जो है वो फिर आ गया यहाँ पे, तो मीटिंग पोस्टपोन कर दी, तो डेफिनेटली वो उनके लिए बड़ा लाजमी हो गया था वो। तो शौकत भाई अब ये उन्हीं के साथ बैठ गए आप जिनके बारे में कहते थे इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, इनसे क्या बात करें, इनसे बात नहीं हो सकती। अब कर रहे हैं आप बात, मजबूर हो गए? नहीं, मजबूरी तो नहीं है। मुल्क में मुल्क को जो मुश्किलात है ना उसका सबको इस बात का वो तो है, अदराक तो है कि मुल्क मुश्किल में है। ठीक है, गवर्नमेंट तो आज ये होगी कल ये नहीं होगी, लेकिन मुल्क तो हम सबका है ना। तो मुश्किलात तो हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। आप माशी मुश्किलात देखें, लोगों को 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे सकती हुकूमत, तो आप अंदाजा करें किस तरह चल रही है। ये सोच आपकी अच्छी है बतौर पॉलिटिशियन, एक अच्छी मुनासिब और बैलेंस्ड अप्रोच है। बातचीत होनी चाहिए, एहतजाज भी साथ अगर करें तो जारी बात है वो आपका राइट है। किस हद तक आप पर उम्मीद है आपकी जो लीडरशिप है इंटरनली, और दूसरी बात ये कि इत्तेफाक किस हद तक है? हमें तो पता चला है कि आपके चीफ मिनिस्टर समेत बहुत से लोग चाहते ही नहीं है इन मुज़ाकरात का होना। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, मुज़ाकरात की इजाजत इमरान खान ने दी है, तो फिर उसके बाद कौन हो सकता है कि वो कहे कि जी हो सकता है नहीं हो सकता है। उनकी इजाजत से मुज़ाकरात हो रहे हैं और मेरे ख्याल से खुले दिल से हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि मुश्किलात तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये तो IMF का जो पैकेज आया है उसके बाद भी आप देखें ना डॉलर में कोई कमी आई है, ना आवाम को कोई रिलीफ मिला है, ना चीजें सस्ती हुई, तो ये मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। और अभी तो सर्दियां हैं, गर्मियां आएंगी तो IPPs का इशू दोबारा सर उठाएगा, जो अरबों रुपए हमसे ले खा रहे हैं हमसे, तो ये बहुत मुश्किलात। तो शौकत साहब आप क्या समझते हैं मार्जिन कितना है इन मुज़ाकरात से? हम क्या समझे कि कितना मार्जिन निकल सकता है? क्योंकि कल राना सनाउल्लाह साहब की भी ये स्टेटमेंट थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी उनकी मान लें या वो सारी हमारी मान लें। और खुर्रम दस्तगीर साहब कल हमारे शो में थे, उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हमारी रेड लाइन है, 9 मई का लाइक उन्होंने जिक्र किया, और आपकी तो पहली शर्त ये थी कि हमारे जो कारकुन है उनको रिहा किया जाए। तो कहीं पर आकर आपको लगता है कि इस मामले में डेडलॉक हो सकता है? देखिए, एक तो अल्लाह के वास्ते ये जो वज़रा है ना, इन तीनों ने अगर फजूल बयानात देने बंद कर दिए ना तो सारे मामला हल हो जाएंगे। ये आपको पता है कि सियासी वर्कर दहशतगर्द नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली जो 80 लोग गिरफ्तार हुए थे, 80 लोगों को जब रिहा किया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने किया, ये तो सारे गरीब लोग हैं और इनको क्यों पकड़ा है आपने, और इनको आइंदा ना पकड़े। जब वो बाहर निकले पुलिस ने फिर पकड़ लिया, दहशतगर्द है। तो ये देखें, ये तो एक बहुत बड़ा टर्म है ना कि दहशतगर्द कौन हो सकता है, क्या पॉलिटिकल वर्कर हो सकता है। तो ये सारी चीजें मिल बैठ के ही हो सकती हैं। ये 9 मई ये सारा हम तो देखें ना, ताकि क्यों डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा शौकत साहब आप जरा साथ ही रहिए, हमारे साथ आमिर ज़िया साहब भी सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। मैं ज़रा ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि मुल्क की सूरत देखते हुए आपने ये फैसला किया है, फैसला खुशाइंद है, लेकिन जो इसके पीछे मुज़मिरात हैं वो ऐसा लगता है कि इसके बरक्स है, या जो तारीख़ है माजी करीब की वो इससे मुख्तलिफ नज़र आती है। आमिर ज़िया साहब, आप इस तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ को बाय करते हैं कि मुल्क की हालात के बायस उन्होंने फैसला किया, या अपने कुछ गलत फैसलों के नताइज ठीक ना आने के बाद उन्होंने ये फैसला किया? हालांकि आई बिलीव 26 नवंबर को दे हैड अ वेरी गुड चांस कि वो बारगेन करके हुकूमत से अपने कुछ मुतालबात मनवा लेते, और उनमें से खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी एक हो सकता था। क्या टेक है आपका इस पे? देखिए, यूसुफजई साहब ने ये जो बात की है कि मुल्क के हालात मखदूश हैं, तो इस पर तो कोई ज़ाहिर सवालिया निशान नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इनके साथ मुज़ाकरात में आई है, ये एक सवाल, और किन उम्मीदों के साथ आई है। क्योंकि मुझे हम जैसे लोगों को ये अंदाजा हो रहा है, लग ये रहा है कि PTI जो है इन मुज़ाकरात के लिए 1-2 कदम पीछे हटी है,
और हुकूमत की जो भी जिस जगह पे कायम थी वो उसी जगह पे कायम है। आप ये देखें ना, मुज़ाकरात से एक दिन पहले जो है आप 9 मई के लोगों को सजा दी गई फौजी अदालतों से, ठीक है ना, तो उससे जो है एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कार्ड दिखा दिए। उन्होंने दिखा दिया कि जी वो 9 मई के वाकयात के ऊपर जो है वो कोई मतलब लचक नहीं दिखाएंगे। और यकीनन ये जो यूसुफ सईद साहब की बात है कि जी सियासी कारकुनों और दहशतगर्दों में फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। और इसीलिए आप देखें कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से इतराज आ रहा है, अमेरिका की तरफ से इतराज आया है, बरतानिया ने तशवीश के आधार की, ये अपनी जगह, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उस चीज पे नहीं हट रही है पीछे, और उन्होंने दिखा दिया है। मुझे नहीं पता कि क्या इनकी उम्मीदें हैं कि क्या रिलीफ इनको मिल सकता है, क्या सियासी कैदी रिहा हो जाएंगे, इमरान खान रिहा हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि हुकूमत के इख्तियार में है। और खुद इनके लोग कहा करते थे कि अगर ये मुज़ाकरात शुरू भी हुए हैं तो जाहिर बात है सिर्फ हुकूमत की इमा पे तो शुरू नहीं हुए ना, जिस तरफ आपका इशारा है कि हुकूमत के बस में नहीं है, यानी कि अदालतों के बस में है, तो कहीं ना कहीं फिर वो सपोर्ट भी तो मौजूद है बैक एंड, ऐसा लगता है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट से यकीनन पूछ के ये लोग मुज़ाकरात में आई होगी हुकूमत, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है जब आप मुज़ाकरात में आते हैं तो क्या वो पीटीआई को डाइल्यूट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए मुज़ाकरात को इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्त बाय करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि इनका ये लोग मुसलसल फास्ट बॉलिंग कर रहे थे, बेशक इनको विकेट नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने हुकूमत के लिए परेशान कुन सूरत हाल पैदा की हुई थी। एग्जॉस्ट हो जाता है जी। आमिर साहब, हम ये समझे कि मजबूर होकर पीटीआई जो है ना उनको अब आना ही पड़ा मुज़ाकरात की टेबल में, स्पेशली 24 से ये 26 नवंबर के दौरान जो हुआ है उसके बाद मजबूर हो गए कि और कोई चारा नहीं है, हमें आना ही पड़ेगा। जालिम थी दिल की लगी, आना ही पड़ा सजना। मैं यही समझता हूँ कि गो की हुकूमत की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऑलिव ब्रांच बजाय, हमें तो नहीं पता, हो सकता है नूरे खाना कोई वादा क्यों हमें तो नजर नहीं आ रही, हो सकता है ऑलिव ब्रांच दी गई हो इनको, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, न इनके सियासी कारकुनों पे, न रहनुमाओं पे दबाव कम हुआ है, और ना जो उनके बुनियादी मुतालबात हैं कि जी स्टोलन मैंडेट दोबारा से बात हो। आमिर साहब, वक्त मेरे पास कम है, मैं ये चाहूंगी कि एक कमेंट आप कर दीजिए। इस वक्त जो कुछ कमेंट्स जो हैं, कुछ ट्वीट्स जो हैं आ रही हैं, आपको पता है कि ट्रंप 20 तारीख को स्वेयर इन करने वाले हैं, उनके एक नए एडवाइजर हैं रिचर्ड ग्रेनल, वो बड़ा हक में ट्वीट कर रहे हैं बानी पीटीआई के, और बड़ा जो है ना इस चीज़ को उठाया भी जा रहा है पीटीआई के कारकुनों की तरफ से, उनके रहनुमाओं की तरफ से। तो आपको लगता है कि ये उनकी पॉलिसी का कुछ इशारा दे रही है, उनके इस तरह के ट्वीट्स? मेरे ख्याल में सिर्फ रिचर्ड ग्रेनल के आप ट्वीट्स तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो ट्रंप की इंतजामिया है उस पर कम से कम 3 भारतीय निजात और कई जो है भारत नवाज चेहरे हैं, जो क्योंकि हमें पाक अमरीका ताल्लुकात को इमरान खान के नैरो प्रिजन से नहीं देखना। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में मुझे ज्यादा मुश्किलात पैदा होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरह का कंपोजिशन वो लगा रहे हैं, बाइडन दौर भी हमारे लिए कोई आसान दौर नहीं था। और जाहिर है क्योंकि अगर अमेरिका का पार्टनर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है, और उनकी अपनी एक तकाज़े, अब उन्होंने देखा ना कि डेमोक्रेटिक इंतजामिया ने भी आपके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जो है कदगन लगाए, सैंक्शंस लगाए, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपको देख के चावल बता रहे हैं कि आने वाले दिन कैसे होंगे। ये सवाल मैंने इस तनाजुर में किया था आमिर साहब के, क्योंकि पीटीआई के जो लोग हैं ना, पीटीआई के रहनुमा हो गए, उनको बड़ी उम्मीदें थी कि ट्रंप आएगा तो खान साहब को फौरन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि वहाँ पे जो हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो शहबाज हुकूमत से बहुत नाराज है, और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली जो है लॉबिंग कर रहे हैं। यूरोप में भी आप देखें, आप अमेरिका में भी देखें, वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन है पाकिस्तान के लिए। जैसे भारत के डायस्पोरा है वो मोदी के साथ सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी यहाँ दूसरी सूरत हाल है बिल्कुल बरक से उसके। जी ठीक जनाब, चले थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड एनालिसिस। डेफिनेटली हमारे फॉरेन ऑफिस ने बड़ा कैटेगोरिकली मैसेज दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा का हक भी रखता है और जानता भी है, और पाकिस्तानी ख्वाब, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मालूम है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है और उसने अपने फैसले कैसे करने हैं। ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो एक फौजी अदालतों के ऊपर कमेंट आया था, और उसके अलावा जो 4 कंपनीज को के सैंक्शन के हवाले से अमेरिका का फैसला था, इसको पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा तौर पर कल उसका जवाब दिया। सो आई थिंक पोलिटिकली भी अमेरिका हैज़ नो राइट टू इंटरवीन इन पाकिस्तान अफेयर्स। अपनी जाती राय जरूर हो सकती है किसी की, जैसे कि आपने ट्वीट का भी जिक्र किया, मे बी इट्स पर्सनल ओपिनियन। खैर जनाब, इस हवाले से हमने बात की, आपको आगाह रखेंगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, तुंदो तेज या फिर प्यार मोहब्बत वाली, आगाह रखेंगे आपको। फिल वक्त आपको एक बहुत खूबसूरत अपडेट देते हैं, आप दीजिए आयशा। अपडेट हमें देनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद देंगे। वो ब्रेक है शंदूर फेस्टिवल जो है उसकी तैयारियां, और उसका आगाज तकरीबन जो है ना होने वाला है, और वहाँ पर टूरिज्म इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस पर हमें बात करनी है। दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड, बुलंद तरीन है जहाँ पे पोलो खेली जाती है, बताएंगे आप एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमने जिक्र किया था कि आपको बताएंगे कि कहां पर बहुत ही खूबसूरत किस्म का फेस्टिवल होने लगा है। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड जो है वहां पर एक नया बाब रकम होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा शंदूर टॉप पर आई स्पोर्ट्स चैलेंज का इनेकाद किया जा रहा है। 12,800 फीट बुलंदी पर यह वाक़ है शंदूर, जो गर्मियों में तो मशहूर है अपने पोलो फेस्टिवल की वजह से, लेकिन अब सर्दियों में भी ये नया रंग जमाने क्या बात है। कल जब मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा वो पोलो तो वहाँ पे शायद अब इतनी ठंड होगी इस सीजन में तो मुश्किल है, तो फिर पता लगा नहीं, इट्स अ डिफरेंट इवेंट। इस इवेंट में आइस हॉकी है, इसके अलावा स्पीड स्केटिंग है, कर्लिंग है और सनसनीखेज खेल शामिल है दीगर जिनको शामिल किया जाएगा। और इस पर खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसके 70 से जायद प्लेयर्स मर्द और खवातीन भी इसमें शामिल है। तकरीबन अपडेट हुआ था 90 से जायद मर्द और खवातीन शामिल हैं। सो इट्स अ ह्यूज नंबर एंड वी बिलीव कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेगी और जो खित्ते की सकाफत है उसको फ़रोग मिलेगा। और दुनिया शंदूर को पोलो की वजह से जानती है, इसके दिलफरेब मनाजिर की वजह से जानती है, तो अब बर्फानी खेलों की वजह से जानेगी। बिल्कुल ऐसी खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी वैसी बड़ी आपको पता मशहूर है। और ये इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं और पहली मरतबा ये जो फेस्टिवल होने जा रहा है इसमें कौन कौन से खेल शामिल हो सकते हैं, कितने खिलाड़ी हैं, उनको क्या सहूलियात दी गई, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ताशफीन हैदर साहब। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल ये आइस स्पोर्ट्स का इनेकाद जो है ये अब किया जा रहा है, इसके बारे में ज़रा हमें बताइए कितने दिन का होगा? आज से तो ये शुरू हो रहा है, इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं और क्या पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं खिलाड़ी खेलने के लिए? इसमें ऐसे है कि हमारे जितने भी अपर और लोअर चतराल के टीमें हैं वो इसमें शामिल होंगी फर्स्ट टाइम पे। और इसमें कुछ हमारे पास जो एथलीट हैं वो तकरीबन पहले तो थे 40 के करीब, लेकिन अब जो हैं वो 90 से अबव हो गए हैं। और इनकी हम अब मुख्तलिफ़ टीमें बनाएंगे जो आपस में खेलेंगी और इनकी फ़ाइनल जो है वो हम 28 को जो शंदूर का लेक है, जब अब इसका इस वक्त फ्रीज़ है, वहाँ पे इनकी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होगी। और इसमें आइस हॉकी होगी, स्केटिंग होगी और कर्लिंग होगी। ये 3 गेम चूँकि वो लोग वहाँ खेलते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो वही कंटिन्यू करेंगे हम। तो इन्हें हम क्या नुमाइशी तौर पर ही देखें या फिर प्रोफेशनली वो सारे इंतजामात मौजूद हैं जो प्रोफेशनली आइस हॉकी या दीगर गेम्स के अंदर मौजूद होते हैं? ताशफीन साहब, इसमें जो है हमारे साथ हमारी जो एसोसिएशन है फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें शाहिद नदीम साहब हमारे जो हमारे विंटर फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं शाहिद नदीम साहब, उसका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमें इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया हुआ है, टेक्निकल सपोर्ट भी उन्हीं की होगी, रेफरीज और कोच वगैरह ये सब कुछ उन्हीं की तरफ से और हमारी जॉइंट वेंचर है। कुछ एंटरटेनमेंट का सामान वहाँ पे विजिटर्स के लिए है कोई? मैं मकामी तौर पे मुझे मालूम है जब ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं तो खुद जो चित्राल के गिलगित के लोग हैं वो आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, म्यूज़िक होता है, लेकिन क्या इसके अलावा आपकी तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से भी कुछ इंतजामात हैं लोगों की तफरीह के लिए? बिल्कुल होगी। और इसमें हम एक और कोशिश कर रहे हैं, चूँकि शंदूर जाना जाता है राइवलरी या आप उसे कहें कि जो भी एक्टिविटी होती है जिसमें चित्राल और गिलगित आपस में मैचेस खेलते हैं, तो हमारी कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान की टीम को भी हम लेके आएँ और 28 को जो फाइनल हमारे आपस की हो रही है उसके बाद एक फाइनल एक मैच हम उनके साथ भी कर लें। सही। अच्छा, एक्सपेक्टेड क्या है ताशफीन साहब, कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं और इस तरह के फेस्टिवल्स व्हाट डू यू थिंक कितने इम्पोर्टेंट हैं टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए? ये चूँकि फ़र्स्ट टाइम हो रहा है शंदूर में, फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, लोअर चतराल में तो ये होता रहता था, लेकिन शंदूर में ये फ़र्स्ट टाइम होगा। तो एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा मैं नहीं रख सकता क्योंकि इसकी एक्टिविटीज़ ये सारी हमने प्लान की इन लास्ट 2 वीक्स, तो इसकी इतनी प्रोजेक्शन भी हम ना कर सके, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो चतराल के लोग हैं वो इसमें ज़रूर शामिल होंगे और अच्छी खासी। अच्छा डी साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है, हमें भी जब जाने का इत्तेफाक हुआ तो सड़क बहुत मखदूश हालत में थी जिससे आप शंदूर पहुंचते हैं। आई एम नॉट श्योर उसमें कोई बेहतरी आई है या नहीं, अगर आई है तो प्लीज़ बताइए, क्या लोगों का पहुंचना आसान है अब शंदूर तक? क्या इंतजामात है? और अगर वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं उनके लिए कैंपिंग का, वॉशरूम्स का क्या कोई इंतज़ाम किया गया है अथॉरिटी की तरफ से?
बिल्कुल, जो एक्टिविटीज़ हमारी होनी है वहाँ पे हमारे जो वॉशरूम्स हैं और चतराल स्क्वाड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अवेलेबल होंगे। और असल बात तो ये है कि आप दुश्वार गुजार रास्तों से गुज़रते हुए ही अच्छी मकामात तक पहुँचते हैं। तो रोड की हालत मैं खुद भी जा रहा हूँ, अभी पता लग जाएगा। प्लीज़ बाय रोड जाइएगा, प्लीज़ बाय रोड जाइएगा, क्योंकि उमूमी हमारे जो सरदार होते हैं वो बाय हेलीकॉप्टर जाते हैं और हेलीकॉप्टर से पता नहीं चलता कि जो बाय रोड आते हैं वो कितनी मुश्किल से पहुँचते हैं। सो प्लीज़, और इस पर अगर कुछ हो सके तो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा स्पॉट है और लोगों तक पहुँचना चाहिए इसका फ़ायदा। बिल्कुल, मैं बाई रोड ही जा रहा हूँ और वहाँ से पहुँच के आप लोगों के साथ फिर कुछ अगर हो सके तो मैं आप लोगों के साथ वीडियोस वगैरह भी शेयर करूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। ताशफीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत अच्छी बात है, फेस्टिवल जो है वो ज़रूरी हैं, लेकिन अगेन एक्सेसिबिलिटी की जो बात किया ना आपने, ये बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू है, पहुंच नहीं सकते, रास्ता बहुत टूटा हुआ है। आप कभी जाए ना, यानी कि आम छोटी गाड़ी तो बहुत मुश्किल से, बल्कि जाती भी नहीं है, बड़ी गाड़ी हो या तगड़ी गाड़ी हो तो वो जाती है। तो इसलिए अच्छा है, जब एक्सेस होगी फिर लोग ज़्यादा जाएंगे, टूरिज्म को फ़रोग मिलेगा, एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का जाएगा। लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी, हम आपको आगाह रखेंगे। रिलीजियस टूरिज्म की भी बात कर लें थोड़ी सी, जरूर करें, बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि पाकिस्तान उसके अंदर भी पेश है ना, सिर्फ एक टूरिज्म की बात नहीं कर रहे हम। पाकिस्तान में मजहबी रवादारी जो है उसका एक खूबसूरत मुजाहिरा वैसे तो हम हर साल देखते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर से देखा गया। पिछले दिनों कटास राज मंदिर चकवाल में हिंदू मज़हब की तकरीबात जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो गई हैं, जिसमें भारत से आए हिंदू यात्रियों और मकामी हिंदू बिरादरी जो है उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भानु सिंपति की रसूमात जो है ना वो अदा की हैं। और इस मौके पर जो भारत से आए हिंदू यात्री हैं उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत और शहरियों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी का शुक्रिया भी अदा किया। ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान चकवाल के मनाजिर हैं, जहाँ पे हिंदू जो कम्युनिटी है, जाहिर बात है वो बाहर से हमारे मेहमान हैं, वो अपनी रसूमात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीसफुली अंजाम दे रहे हैं। और जितने भी यात्री उन्होंने बहुत इत्मीनान का इजहार भी किया। यहाँ पे हिंदू यात्रियों के लिए रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तामीर और एक मजहबी इबादत गाहों के हवाले से खुसूसी देखभाल पर जो उन्होंने देखा, उसको विटनेस किया, उस पर खुशी का भी इजहार किया। तो हमने कहा हम इस पे बात करेंगे। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे दोस्त भारत से आए हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क से, और यहाँ पे अपनी मुकद्दस मकामात का दीदार कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कटास राज की अगर कोई वीडियो यूट्यूब पे जाती है आयशा, उसे इंडिया में इतने लोग देखते हैं क्योंकि उनकी एक मजहबी वाबस्तगी है। बिल्कुल ऐसा तो आई वांट कि मोर जो टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान आए और हम उन्हें फैसिलिटेट करें। हमने कहा इसी पे ज़रा बात करें। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बराए अक़लियत रमेश सिंह अरोड़ा साहब। बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये कि ये जो हिंदू यात्री आए हुए हैं कटास राज मंदिर, इनके लिए क्या क्या यहाँ पर सहूलियात थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। हम चाहेंगे आप हमारे नाजरीन के साथ ज़रा शेयर करें, हुकूमत ने कितना काम किया उनके लिए। गुड मॉर्निंग जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको पता है हमारी जो पाकिस्तान का खित्ता है ये बड़ा डाइवर्स है, और हमारे पास सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है, क्रिश्चियन बहन भाई भी हैं, और मेजॉरिटी हमारी मुसलमान भाई भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम सब बड़े मेहमान नवाज हैं। यहाँ पे हमारे सिख यात्री भारत से हर साल हज़ारों की तादाद में तशरीफ़ लाते हैं। इसी तरीके से हिंदू कम्युनिटी का यहाँ पे एक बड़ा हेरिटेज मौजूद है, और हमारे पास उस हेरिटेज को हमने संभाल के रखा हुआ है। और आपने जिस तरह अभी फरमाया कि कटास राज के लिए हमारे हिंदू यात्री भारत से तशरीफ़ लाए, हुकूमत पंजाब ने और इसके साथ इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने उनके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए थे, उनकी रिहाइश के, उनके लंगर के, उनकी ट्रांसपोर्ट के। और फिर हमने उसके साथ इंटरफेथ हार्मनी के लिए जब ये कटास राज पहुंचे तो कटास राज में जो हमारी लोकल पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी है उन्होंने उनको रिसीव किया, वेलकम किया। वहाँ पे हमारे चकवाल के जो मुसलमान बहन भाई हैं, जो वहाँ के लोकल इनहैबिटेंट्स हैं, उन्होंने उनको रिसीव किया। देखिए कटास राज मंदिर के इर्द गिर्द हमारी हिंदू कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन आज भी आपको कटास राज मंदिर है या बाकी जो गुरुद्वारे हैं तो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको लुक आफ्टर करती है, उनकी देखभाल करती है, मेक श्योर करती है कि जो हमारे सिख यात्री आए या हिंदू यात्री आए तो वो यहाँ से खुश होकर जाएं और मोहब्बत का पैगाम लेके जाएं। अच्छा, पाकिस्तान में अरोड़ा साहब जितना काम होता है इंटरफेथ हार्मनी के लिए, स्पेशली हम अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें उनके लिए जिस तरह से काम किया जाता है, इसको क्या हम सही तरह से पोर्ट्रे दुनिया में नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर अक्सर इल्ज़ामात लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखें, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनके ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ वो उस तरह से बात नहीं करते हैं जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में बड़ी आसानी से बात कर दी जाती है। क्या हम सही तरह से पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं इमेज को?
आपने बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया। हम जहाँ पे इतना हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की, हजारों की तादाद में सिख यात्री आते हैं, हिंदू यात्री आते हैं और हम बड़े मेहमान नवाज हैं। और चीफ मिनिस्टर पंजाब का इस वक्त फोकस ही रिलीजियस टूरिज्म पे, बाकायदा तौर पे एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई है कि हमने रिलीजियस टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है। प्राइम मिनिस्टर ने 121 से ज्यादा ममालिक के लिए ऑनलाइन वीजा और फिर यूरोप, कैनेडा, UK, कैनेडा और अमेरिका के लिए फ्री ऑनलाइन वीजा की बात की। लेकिन हमारा एक जो डायलमा है मैडम, वो बिल्कुल ठीक है। हमें जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि हम माइनॉरिटी लविंग कंट्री हैं। हमारे पास मुख्तलिफ मज़हब का हेरिटेज मौजूद है, चाहे वो बुद्ध मत है, चाहे वो हिंदू मत है, चाहे वो जैन मत है, चाहे वो सिख मत है। और हमारा ये फ़ख्र है कि हमने उस हेरिटेज को प्रिजर्व रखा है। और अभी हुकूमत पंजाब उनकी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन पे काम शुरू कर दिया है। मुझे CM साहबा ने अपनी जो स्टेयरिंग कमेटी है रिलीजियस टूरिज्म की, उसका मैं एक सब कमेटी का चेयर भी हूँ। और हमारा फोकस ये कि हमने जहाँ जहाँ पे सिख हेरिटेज है, हिंदू हेरिटेज है, हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों का हेरिटेज है, अच्छी सोच है, मत है, जैन मत, अच्छा प्लान है, कंजर्वेशन पे काम करना है। आई हैव अ क्वेश्चन, वो ये है कि जारी बात है सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान आती है और कई सालों से आती है। पाकिस्तान ने फिर इससे पहले हमने जो इक़दामात किए हैं वो बड़े सराहे भी जाते हैं वहाँ पे और मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। हिंदू कम्युनिटी के भी नज़दीक ये जो कटास राज हमारी जगह है ये बड़े उनके दिल के करीब है, लेकिन उतने टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ पाते। क्या जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए कोई वीज़ा के अंदर मुश्किलात मौजूद हैं, कोई पॉलिसी का प्रॉब्लम है, या ये इलाका चूँकि बॉर्डर से ज़्यादा दूर है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उस तरीके से लोग नहीं आते? बुनियादी वजह क्या है कि जो हिंदू कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती? बिकॉज आई बिलीव बहुत से लोग आना चाहते हैं, इस जगह को देखना चाहते हैं। ये जी हमारी तरफ से तो वी आर ऑलवेज ओपन और हमने कभी भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। जब भी हमें लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वी गिव देम वीज़ा और हमने कभी किसी को नहीं रखा। और ख़ासकर जो हिंदू डायस्पोरा बाहर बैठा है इंडिया से बाहर, अगर वो भी आना चाहते तो हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। बट स्टिल ये गिव एंड टेक है। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई जो पाकिस्तान बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि अजमेर शरीफ जाएँ, सरहंद शरीफ जाएँ, उनको भी वीज़ा मिले। तो मेरे ख्याल में ये दोनों ममालिक को मिलकर बैठ के इसमें फैसला करना होगा कि अगर हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो हमेशा अपना दिल बड़ा करता है। और हम तो ये जो कटास राज की साइट है इसके लिए आपने कहा कि हम कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ साइट्स की। कटास राज के लिए इन पर्टिकुलर क्या हो रहा है, क्या इक़दामात हैं? क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबल तो है ये जगह, लेकिन जैसा एक अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट होना चाहिए उस तरह के इंतजाम वहाँ पे नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस हवाले से क्या है आपकी प्लानिंग्स के अंदर? थोड़ा सा नोट किया होगा कटास राज में अभी कुछ दिन पहले हमारे जो वफाकी वजीर है चौधरी सालक हुसैन साहब और फिर अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन पूरी टीम गई थी और वहाँ पे जाके उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। तो ये हमारा, क्योंकि अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड कस्टोडियन है जितने भी यहाँ पे सिख श्राइन्स है, हिंदू श्राइन्स है, तो ये हमारे काम चलते हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी उनके साथ हैंड होल्डिंग कर रही है। जहाँ जहाँ पे हिंदू और सिख श्राइन्स है, ये हमारी क्रिश्चियनिटी की है, हम उनके साथ मिलकर उनकी रेस्टोरेशन पे, कंजर्वेशन पे हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। बट ये हमारा ऑनगोइंग एक होता है, प्रोजेक्ट होता है। और ये भी कटास में, बिल्कुल कटास की इस वक्त जो नया प्रोजेक्ट है अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, उस पर काम चल रहा है जी। ठीक है, चलें, आई होप कि कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो जो आप हमें बता भी सके, क्योंकि आई फील लाइक अभी बताने लायक उस तरह से कुछ डेवलपमेंट नहीं है, होनी चाहिए ताकि ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों और ज़्यादा लोग आएँ और ख़ासतौर पे भारत से आएँ और पूरी दुनिया से आएँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये बात इसलिए भी कि इंडियन सिटीजन्स की पेनिट्रेशन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। आप दुनिया के किसी बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर चले जाएँ, आप कैनेडा चले जाएँ, न्यूयॉर्क चले जाएँ, लंदन चले जाएँ, बहुत बड़ी तादाद में नजर आएंगे एंड दे वांट टू विजिट। जाहिर बात है हमें बीइंग एन इंडियन उनको देखने के बजाय बीइंग टूरिस्ट एंड बीइंग ग्लोबल सिटीजन्स देखना चाहिए और इसी तरह से भारत को पाकिस्तानी शहरियों को देखना चाहिए। इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जाके, जिस तरह से पाकिस्तान में उन्होंने क्या करना है आयशा, लेकिन मेनली थ्रू किया जाता है ना, वी मस्ट वैल्यू ईच अदर कि हम अगर एक दूसरे के जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं उनको हम रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को मौका दें कि हम जाएं, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान इसमें बहरहाल आगे आ गया है, इस वक्त पाकिस्तान लीड लिया हुआ है और इसी को हमने आगाह किया। अब हम इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो शादी के हवाले से है। मंडी बहाउद्दीन में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने अपने जो दूल्हा है उसके दोस्तों ने शादी को यादगार बनाया और हवाई जहाज़ों से नोट फेंके। भाई बहुत नोट आ गए हैं पाकिस्तान के पास, वेला कराई जा रहे हैं जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं, वो जो गड्डियां कहते हैं ना पूरी वो लुटाई जाती हैं। आपको पता है एक व्लॉगर की शादी की वीडियोस भी बड़ी मशहूर हुई थी और एक और वीडियो जो है ना वो कि हवाई जहाज से नोट जो है वो गिराया जाए। वैसे आपकी शादी हो चुकी है माशाल्लाह, तो आपकी शादी में वेले कराई गई थी? वेले हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम पंजाबी हैं, वो होता ही है, लेकिन मैं पर्सनली कुछ खास इस हक में नहीं हूँ, मुझे करानी नहीं आती है वैसे जाती तौर पर, मुझे बहुत अजीब लगता है कि। लेकिन दूसरा ये है कि पता नहीं ये समल को हम सपोर्ट नहीं करें, वैसे
से आपको दिखा रहे हैं कि ये हुआ है, तो आपने कहा आपके साथ शेयर करें। खैर, अदाकार उमर आलम साहब जिनको आप जानते हैं स्क्रीन के जरिए, उन्होंने दौरान परवाज एक खातून को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, एक नई विंडो खोल दी। और ये देखिए जरा उन्होंने कैसे, जरा दिखाइए जी कैसे प्रपोज किया उन्होंने। मेरा नाम है उमर आलम। अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ बेसिकली उसके लिए काफ़ी करेज और सपोर्ट की ज़रूरत है। जिन्होंने ने इस बात को हकीकत कर दिया कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत शदीद ज़रूरत है। थैंक यू। उमर आलम साहब जो है ना, वो जाकर कहते हैं कि जोड़े हमने सुना था आसमानों पर बनते हैं, तो मैंने सोचा आसमान के दौरान परवाज़ करते हुए ही मैं अपना जोड़ा बना लूं। तो ये उन्होंने दौरान परवाज़ प्रपोज़ किया है और काफ़ी खुश भी नज़र आए वो, और जो दीगर मुसाफिर मौजूद थे ना वो भी बड़े खुश नजर आए। आई होप हकीकी वीडियो हुई हो ये, इस प्रवास का, इस एयरलाइन का कोई पब्लिसिटी स्टंट ना हो, लेकिन तरीका इंटरेस्टिंग है। अमर, हमें बहुत अच्छा लगा ये जो स्टेटमेंट थी, इसमें आपने कोई 150-200 और लोगों को भी बताया। इसमें आप बखूबी तौर पर अपनी इस पिक्चर को शेयर कर सकते हैं, राइटिंग विद 150 अदर्स, क्योंकि आपके साथ बाकी मुसाफिर भी इसमें शामिल थे। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे ये जो जोड़ा आसमानों पे बना, आसमानों पे उड़े और अच्छी खुशियां आपकी जिंदगी में। बिल्कुल ऐसी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। तो सबसे आगे मैं आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आपको पता है हम अपने हेल्थ के बारे में ना उस सेगमेंट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जो हमें पता होता है कि इसका मसला चल रहा है, हमारे माशरे में मौजूद है, तो उसको डिस्कस करना, कैसे बचा जा सकता है उन बीमारियों से या फिर उन प्रॉब्लम से, इसके ऊपर हमने बात करनी होती है। आज हम बात करने लगे हैं क़ुव्वत समात से महरूमी के बारे में, जिसके बारे में ये समझा जाता है कि शायद ये सिर्फ बुढ़ापे का आर्ज़ा है, लेकिन ये सिर्फ बुढ़ापे का आर्ज़ा नहीं है। ये आर्ज़ा जो है ना हर उम्र के अफराद को लाहक हो सकता है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि सुनने की हिस्से से महरूमी की कुछ इंतबाही अलामात भी होती है, यानी पहले भी अगर कुछ सिम्टम्स महसूस होना तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरी हेयरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। उसमें क्या क्या है, कानों में भिनभिनाहट होती है, घंटियाँ बजना शामिल है, कानों में कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ से घंटियाँ बज रही हैं, ऊंची आवाज़ और शोर जो है ना वो भी आपको तकलीफ पहुंचाना शुरू कर देता है, हसासियत पैदा हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब हम चूँकि फ़ोन सुन रहे हैं, हेडफोन्स गाने सुन रहे हैं, इस पर हेडफोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मुझे लगता है आंखों का, कानों का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। उम्मी तौर पर भी होता है लेकिन अब बढ़ गया है, हमने अपनी कुछ एक्टिविटी बढ़ा ली है। सो इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपकी जो हेयरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है उसके ऊपर, और फिर अगर इससे कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका इलाज क्या है। जो मुतासरा कान है, दबाव पैदा होता है, इसमें चक्कर आते हैं, जिस्म का तवाज़ुन ख़राब होता है, क़ुव्वत समात से महरूम होने से ख़ुद को कैसे बचाया जा सकता है और क्या तदाबीर हैं इस हवाले से भी अमल हो सकता है। हमारे साथ कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सज्जाद अहमद मौजूद हैं। 15 साल में सर्व किया है, अमेरिका से सबसे बड़ी डिग्री हासिल की है इसी अपनी फील्ड के अंदर, और इस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर सर्व कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं, कुछ रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ग्लैड टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट, हम अभी ऑफ है डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे, तो हम आयशा ने पूछा कि क्या आपको हम ENT कहें, तो उन्होंने कहा नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ENT इससे पहले था या अब भी है, लेकिन ऑडियोलॉजी या बीइंग एन ऑडियोलॉजिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। तो हम जरा उनसे डिफरेंस पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या फ़र्क है इन दोनों में, ENT एंड ऑडियोलॉजिस्ट में? जी, बात यह है कि ENTs जो हैं वो ट्रीट करते हैं डिजीज़ ऑफ द ईयर, नोज एंड थ्रोट एंड एसोसिएटेड लंग एरिया, चेस्ट वगैरह उसमें। और जो ऑडियोलॉजी इज़ परटेनिंग टू ओनली 2 एरियाज। ठीक है, ओके। ENT का इसमें अमल दखल ये है कि हेयरिंग लॉस जब होता है लोगों के जब कान बहने शुरू होते हैं वो ENT के पास जाते हैं क्योंकि उनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है। ऑडियोलॉजी बेसिकली डज नॉट प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट, इट प्रोवाइड्स डायग्नोस्टिक एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, उसमें यह है कि डायग्नोज किया और आपने को दिया। चंद ऑडियोलॉजिस्ट ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि डॉक्टर भी हैं, ठीक, और क्वालिफाइड भी हैं और एन ऑडियोलॉजिस्ट। उन्होंने मास्टर्स किया हुआ ऑडियोलॉजी में। आई हैव डन ए डॉक्टर ऑफ ऑडियोलॉजी डिग्री फ्रॉम स्टेट्स। ठीक, और मेरा चूँकि ENT का बैकग्राउंड था उसकी वजह से मैं ऑडियोलॉजी में आया हूँ। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो हमें देखना है कि हम किस मसले के लिए जा रहे हैं। अब ज़रा उन मसाइल की तरफ आ जाए जिनका तज़किरा हमने शुरू में किया, हमने अपने इंट्रो में भी बताया, घंटियाँ बजना, डिसबैलेंस हो जाना, कानों में आवाज़ें आना, इसका ताल्लुक ऑडियोलॉजी से है। जी हाँ, इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, और क्या सिम्पटम्स? अच्छा जी, कुदरत ने जो कान बनाया है उसके 2 काम हैं, एक तो सुनना
और दूसरा आपके बैलेंस को मेंटेन करना। कान के अंदर ही दोनों स्ट्रक्चर हैं, ईयर की एनाटमी है, उसके अंदर कॉक्लिया होता है और उधर ही वेस्टिबुलर सिस्टम है। ठीक है, वेस्टिबुलर सिस्टम जो है बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है और एक ही साथ सुनता है, सुन के दिमाग को बताता है कितनी आवाज़ आ रही है। अब जब आप सोचते हैं कि आप बातें मिस कर रहे हैं या आपके घर में कोई शख्स ऊंचा बात कर रहा है या कोई बच्चा अटेंशन पे नहीं कर रहा, आप उसको बुलाते हैं और स्कूल में जाता है पढ़ाई करने में समझ नहीं आ रही उसे, तो हमारे यहाँ ये इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि हम कभी इसको बीमारी समझते ही नहीं हैं। हैंडीकैप कोई नहीं समझना चाहता, कोई बच्चे को कोई लेबल नहीं लगाना चाहता, या कुछ इग्नोरेंस है कि भाई क्या हो सकता है। कहते हैं बच्चा सुन नहीं रहा है, हाँ जी, ध्यान नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चों में तो आजकल एक और चीज़ जो आ गई है वो ऑटिज़म आ गई है। उनके बड़ा डायग्नोज हो रहा है क्योंकि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा, बात करने में देर लगा रहा है और कोई उसके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहले ये होता था कि बच्चे पैदा होते थे तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, माँ बाप नाना नानी दादा दादी कोई नहीं होते थे और सब वुड पॉइंट आउट कि बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता। ठीक है, पर अब ये होता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं स्क्रीन से, नेचुरली उनका बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम हो गया। इसकी रीजंस की थोड़ी सी ज़रा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये भी पाया जाता है कि शायद ये सिर्फ हेरिडिटरी होती है। क्या ये सिर्फ हेरिडिटरी है या फिर ऊंची आवाज़ सुनने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, और जब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो उस वक्त भी कहा जाता है कि आपकी हियरिंग जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे कौन से प्रिएम्प्टिव मेजर्स हम ले सकते हैं जिनसे हमें अगर ये बीमारी इस तरह से होती है, हियरिंग लॉस होता है, तो उससे हम बच सकें? एक तरीका तो ये है कि पहले तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेडीज़ शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ मेडिकेशंस दे टेक। उसके बाद चाइल्ड बर्थ का एक प्रोसेस है, और जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो उसकी सारी वैक्सीनेशन करानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता उसको बर्थ के बाद जॉन्डिस हो जाता है विच इज़ अ रिस्क फैक्टर, वो उसी वक्त आजकल तो ICUs हैं, ट्रीटमेंट हो जाती है, यू कैन रिजॉल्व इट। हेरिडिटी में यह है कि इत्तेफाक कुदरत का करिश्मा है कि अगर दोनों माँ बाप बहरे हों आपका बच्चा नॉर्मल पैदा हो सकता है। हो सकता है, ये लाजमी नहीं है कि वो भी बहरा हो, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता ये है कि जीन्स का मिक्स होना ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग जब शादी ब्याह करते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो उन जीन्स में अगर आ रही है एक साइड से और दूसरी साइड से भी आ रही है और वो एक बच्चे में आ गई, तो दैट्स गोना हैपन कि उसको फिर हेरिडिटरी हियरिंग लॉस होगा। ठीक है, लेकिन हेरिडिटरी हियरिंग लॉस को लेबल करने के लिए आपको बाकी फैक्टर्स को देखना पड़ता है। ठीक है, कि बच्चे तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक बच्चे के अंदर या एक आम आदमी के अंदर कब उसको कंसल्ट करना चाहिए कि नाउ देयर इज समथिंग सीरियस? कौन सी ऐसी अलामात हैं जो बज़ाहिर मोटी मोटी चीदा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि अब जब बच्चा पैदा होता है उसके विदिन 24 आवर्स आपका एक टेस्ट इजाद हो गया, ऑटोएकोस्टिक एमिशन, वो आप करके सस्पेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा इज लाइकली टू डेवलप ए हियरिंग लॉस और नॉट। अच्छा, लाइकली टू डेवलप, ये पहले पता चल सकता है पहले? हाँ, यू कैन सस्पेक्ट दिस चाइल्ड एंड ये हमने शिफा इंटरनेशनल में स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने से वो स्टार्ट हुआ वहाँ पे, और अब हमने मैंडेटरी कर लिया है। टेस्ट की प्राइस भी ज़्यादा नहीं रखी है, 3000 रुपये कोई उसकी फीस है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी हैं, उनका भी ज़रा सवाल ले लेते हैं। उज़मा है कराची से। जी उज़मा, बताइएगा क्या सवाल है आपका? हेलो जी उज़मा, आपको सुन पा रहे हैं, सवाल कीजिए प्लीज़। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको? टीवी का वॉल्यूम बंद करें, टीवी पे हम देर से सुनाई देंगे आपको। अभी बराह रास्त बात करें हमसे उज़मा। उज़मा, आप जब भी हमें कॉल करें टीवी को वॉल्यूम बंद कर दिया करें, क्योंकि उस पर थोड़ी सी डिले से आपको ट्रांसमिशन। या ने हमें ज्वाइन किया, या से भी जान लेते हैं। जी या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कमिंग डायरेक्ट टू द क्वेश्चन, मैं देखिए मेरे ध्यान में दो सवाल हैं। एक तो सवाल बहुत है आजकल के लिहाज से जो मैं अपने घर में भी फेस कर रहा हूँ। बच्चे जो है ना एयरफोर्स लगाते हैं, एयरफोर्स लगा देते हैं और हर वक्त लगे रहते हैं, ठीक है, उनसे उनकी कुव्वत समात कम। इवन मेरा बेटा, मैं उसको अगर जब वो बुलाता हूं, ये तो मेरा सवाल ले लिया आपने, समझ में आता है, ठीक है। और वो होता ये कि इतनी देर में लगाने की वजह से और इतनी हाई वॉल्यूम पे सुनने की वजह से कितना फर्क पड़ता है, और बहुत सीरियस मसला है, बच्चों को सुनाई नहीं देता। एक तो ये सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये कि देखिए, जो एक आप डॉक्टर ने एयर बैलेंस की बात की ना, ये बड़ा टिपिकल मैटर है, क्योंकि बाज़ दफा होता है कि आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको एक अजीब सी कैफियत हुई, गाड़ी आप नहीं चला पाते उस एयर
गाइडेंस खराब होने के। अब होता ये कि लोगों को समझ नहीं आता कि ENT के पास जाना चाहिए, न्यूरो फिजिशियन के पास जाना, इट इज अ वेरी थिन लाइन, और बहुत आम कोई ट्रीटमेंट सही नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट है क्या, है भी या नहीं है, मुझे बताएं आप। बहुत आम नुकता। दोनों मेरे सवाल थे, आपने ले लिए। थैंक यू फॉर बीइंग एन एंकर फॉर द टाइम बीइंग। याहिया साहब प्लीज सर, याहिया साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट दोनों नुकात पूछे। बोले क्या? एक तो ये क्या उन्होंने कहा कि हेडफोन जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक, उसका क्या जो डिसबैलेंस होता है उसमें न्यूरो के पास जाएं, ENT के पास जाएं, समझ नहीं आता। अच्छा जी, ये देख लें आप कि मैंने आप शुरू में कह दिया कि कान कुदरत ने दो कामों के लिए बनाया है जो हमारे इल्म में है, हेयरिंग के लिए है और बैलेंस मेंटेन करने के लिए है। अगर तो आप सोचते हैं आपका बच्चा हेडफोन्स यूज़ कर रहा है, ईयरपॉड्स यूज़ कर रहा है, आप उससे 3 फुट दूर बैठे और आपको आवाज़ आ रही है, दिस इज़ टू लाउड। ओके, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। इसका मतलब कि वो बहुत ऊंचा सुन रहा है। जब वो बहुत ऊंचा सुनता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि कुदरत का नेचर हैज़ मेड इट परफेक्ट कि उसके अंदर, कान के अंदर इनर हेयर सेल्स होते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं। इन हेयर सेल्स ने इंफॉर्मेशन ब्रेन को देनी होती है, ठीक है, वो टेम्परेरी सप्रेस हो जाते हैं, और फिर जब आप म्यूज़िक बंद करते हो तो उसके कुछ अर्से बाद वो रिकवर हो जाते हैं। बट इफ़ यू आर डूइंग इट परसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, आपका बच्चा सुन रहा है। एक और चीज़ भी होती है ना डॉक्टर साहब, आप लाइक यंगस्टर्स होते हैं, हेडफोन्स लगाकर तेज़ म्यूज़िक में सो जाना, उसका कितना ज़्यादा उसका भी है, क्योंकि यू आर इम्पैक्टिंग योर कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर इन्हें हेयर सेल्स होते हैं और वही ब्रेन को बताते हैं। अगर आप उनको डैमेज कर देते हो तो यू आर लाइकली टू लूज़ योर हेयरिंग फॉर ऑल टाइम्स। वैसे भी नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस प्रोफेशनली भी, अगर आप कोई रिग्स पे काम करें और मशीनों पे काम करें जहाँ पे बहुत नॉइज़ होता है, यू हैव टू वेयर हेयरिंग। ऐसे ही कुछ इलाके ऐसे, जैसे वो कोई दोस्त हमें एग्जांपल देते पिंडी, ये कराची सदर की या पिंडी सदर की, वहाँ पे बसें आती हैं मुख्तलिफ रूट्स की, तेज़ हॉर्न बजाते हैं। अगर उन दुकानदारों के पास चले जाएँ तो इतना ऊंचा सुनते हैं और वो बज़ाहिर लगता है कि शायद इनको सुनाई नहीं दे रहा, और मुझे लगता है आम जिंदगी में भी। तो ये जो इस किस्म की नॉइजेज है, आपने जिक्र भी किया इसका, ये कितना इम्पैक्ट करती हैं? और क्योंकि आम शहरी हम सब तकरीबन बस स्टॉप्स पे इस अजियत से गुजरते हैं, देखिए तो ये एक्सपोजर इसके बारे में हेयरिंग लॉस उस वक्त डेवलप होता है जब आप कंसिस्टेंटली 8 आवर्स अ डे जो आवाज़ सुन रहे हैं वो 100 डेसिबल से ऊपर है, जिस जो टू लाउड है। पर ऐसा होता नहीं है कंसिस्टेंटली। आप अगर दुकान पे भी बैठे हैं, आप अंदर चले गए, आप इधर चले गए, उधर चले गए, नेचर का एक मैकेनिज्म है कि उसको रिस्टोर कर देती है। पर अगर कंटिन्यूसली वो आ रही है, स्पेशली ईयरबड्स के साथ, इट्स लाइकली टू कॉज डैमेज। एक और हमारे साथ कॉलर हैं, अख्तर हैं कनाडा से, वो भी सवाल करेंगे। जी अख्तर, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी, सवाल कीजिए अख्तर भाई, क्विकली। जी डॉक्टर साहब, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन 1 साल पहले जो राइट वाला कान है ना, इसमें पहले थोड़ी सी मुझे पेन हुई, उसके बाद मुझे सुनाई देना बंद हो गया, और बाद में मुझे थोड़ा सा रेशा निकला, उसमें से निकलना शुरू हुआ 1 वीक, और बाद में थोड़ा थोड़ा ब्लड आना शुरू हुआ। ठीक है, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया यहाँ पे, उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी, तकरीबन 3-4 महीने लगे थे ठीक होने में। तो मुझे नहीं पता कि क्या रीजन था, और अभी भी ठीक हो गया है। ऐसा लगता है जैसे ठीक, अब तो ठीक हो गया, लेकिन उस टाइम में 3-4 महीने मुझे बिल्कुल वो सुनाई देना बंद हो गया था। ठीक है, अभी जो है इस वक्त मुझे कभी कभी लगता है कि हल्की हल्की जैसे पेन होती है। मैं कह रहा हूँ कि दोबारा वो इशू ना हो। ठीक है, कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं डॉक्टर साहब अख्तर से? ये बताएं कि आपके कान से पीप कितने अरसा आई? कितना अरसा, ये जो आप कह रहे थे पीप आ रही थी, कितना अरसा आई है अख्तर भाई? तकरीबन 8-10 दिन पहले वो रेशस आया, उसके बाद ब्लड आया, तकरीबन 1-2 वीक के लिए आया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, गॉड 1-2 वीक्स के लिए। अच्छा जी, मैं आपको ये बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल अख्तर, वेलकम टू द शो। मैं खुद कैनेडियन हूँ और मैं कैलगरी में प्रैक्टिस करता था अभी 15 साल पहले तक। अब मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ और यहाँ पे अब 2 साल से हूँ। बहरहाल ये है कि वहाँ पे आप जब ENT कंसल्टेंट के पास जाते हो, आपने डॉक्टर पास जाना है जबकि कान से रेशा आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ये तमाम चीज़ें वो उसको देखते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ ट्रीटेबल। लेकिन इनका हेयरिंग लॉस कितना है, आई डोंट नो। ठीक है, वो फिजिकल एग्जामिन से ही पता चलेगा। अच्छा, क्विकली डॉक्टर साहब, आप एक कम्युनिटी हेयरिंग असेसमेंट प्रोग्राम रन कर रहे हैं, इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा और ये क्या प्रोग्राम है, ज़रा इस हवाले से हमें बताइए। ये प्रोग्राम ये है कि जी पिछले आमद से जितना अरसा मैं मुल्क से बाहर था, विंटर्स में ब्रेक पे आता था और आई यूज्ड टू डू दिस वॉलंटरी प्रोग्राम। ठीक है, मैंने शुरू किया था सीनियर होम से। ठीक है, सीनियर होम्स में जाता था, बुजुर्गों की
टेस्ट करता था हेयरिंग, और मैं डोनेटेड हेयरिंग एड्स लेके आता था, मैं उनको डोनेट करता था। ठीक है। और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी करें। वेरी गुड। तो मैंने प्राइमरी स्कूल के बच्चों का और आगाज़ मैंने किया था, ये एक गांव है कड़ी अल्लाह देता है, क्या है ये, शाह देता है। वहाँ पे मैं रोटरी क्लब का मेंबर हूँ, तो रोटरी क्लब इंटरनेशनल ने मुझे एक ग्रांट ऑफर की थी कि तुम, तो ये बड़ा अच्छा है आपके लिए। वी सो वांटेड कि हम इसको मेंशन करें। अब आखिर में बिल्कुल सेगमेंट हम खत्म करें, लास्ट गेम्स, कोई भी सजेशन आप देना चाहें उन लोगों के लिए जो हेयरिंग के हवाले से कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, मेडिकली क्या हेल्प है उनके लिए, क्विकली आप। अच्छा जी, मेडिकली ये है कि अगर आप लोगों के कानों से पीप आ रही है या बंद हो रहे हैं कान बार बार, तो आपने डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है। अगर आपको सुनाई ठीक नहीं दे रहा तो फिर आपने ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाना है। अगर और कोई बीमारी नहीं है तो ऑडियोलॉजिस्ट को। अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड के लिए अपने मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं तो आपके नेक में स्टिफनेस आ जाती है। इस स्टिफनेस की वजह से जब आप उठते हैं तो आपको चक्कर भी आ सकता है। ख़ासकर एजेड लोगों में ये बड़ा कॉमन है। ये इन चीज़ों पे आप कंसंट्रेट करें, और ये जो चक्कर है इट्स पार्ट ऑफ योर वॉचिंग मोबाइल और नेक मसल्स की स्टिफनेस की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इन सम अदर सेशन आपसे और भी बात होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बड़े अहम नुकात जिस पर हमने बात की। बिल्कुल ऐसी है, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। प्रिएम्प्टिव मेजर्स जो है ना वो लिए जा सकते हैं, जिससे आपकी हेयरिंग लॉस का मसला जो है ना उसके ऊपर थोड़ी सी बात की जा सकती है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक लें, मोबाइल कम यूज़ किया करें, बहुत नुकसान है इसके। ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। हमने आपकी सेहत पे बात कर ली, हमें आपकी सेहत का बहुत ख्याल है, उसके साथ साथ सेहत का इस कॉन्टेक्स्ट में भी ख्याल है कि हम क्या खाते पीते हैं। कहते हैं जो आप खाते पीते हैं वही आपके ऊपर नजर भी आता है। तो हमने कहा इसको भी डिस्कस करते हैं। यूजुअली गर्मियां तो ऐसा कैसे होता है ना डिस्कस करें, है ना, बहुत मौजू नहीं होती, लेकिन सर्दियां एक चीज के लिए बहुत मौजू होती है, और उसमें उसको सूप्स कहा जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ सूप्स दुनिया में बड़ा ट्रेंड है आयशा। पाकिस्तान में इसको थोड़ा सा नीश लोगों तक महदूद समझा जाता है। या चिकन को नीश बोलते हैं ना, मुझे कुछ और महसूस होना शुरू हो जाता है। नीश ही अच्छे लोग आप कह सकते हैं। ठीक है, शी वाला, मैं समझ गया क्या कह रही है। तो पाकिस्तान में लोग चिकन कॉर्न सूप पी लेते हैं, जो आम आदमी है बेचारा 150-200 रुपए का मिल जाता है सर्दी से बचने के लिए। लेकिन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सूप्स, और उनके बड़े इंपैक्ट भी हमारी पूरी लिस्ट जो है ना, कुछ का नाम तो मुझे पता था, फिर हमारे पास एक पूरी लिस्ट आई, और वो ऐसे नाम थे कि वो हमसे पढ़े भी नहीं जा रहे थे। आप पढ़ना शुरू करेंगे? नहीं, वो जैसे आई वाज जस्ट रीडिंग के एक इटालियन सूप है, दैट वाज ज़ूपा टोस्काना। ज़ूपा, हाँ, और अच्छा, इसके अलावा एक वेर्दे भी था। वेर्दे इज लाइक एक हेरेरा भी था। इट्स फ्रॉम मोरक्को। इट्स कैल्डो वेर्दे, या दिस इज पुर्तगाल का। सो देयर सर्टेन काइंड ऑफ, इंडिया में जो सबसे फेमस है वो दाल सूप है, लेंटिल सूप, यानी वो पाकिस्तान में भी मिलता है, वो बहुत ही मजे का होता है। हमने सोचा कि हम बात कर लेते हैं कुछ सूप्स के बारे में, कि सूप जो है ना वो कौन कौन से होते हैं, कितने इकसाम के होते हैं, और इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात कर लेते हैं कि वो स्पेशली सर्दियों में अगर आप लेते हैं तो वो कितने अच्छे हो सकते हैं। तो हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ इस वक्त शीरी अनवर आपा मौजूद हैं। अब जब हम इनका नाम ले रहे हैं खाने पीने के हवाले से या फूड आइटम्स के हवाले से, तो ऑब्वियसली इनका फेस इतना जाना माना है कि हमारा तारुफ चाहिए ही नहीं है, नाम ही पहचान है। थैंक यू वेरी मच डियर शीरी आपा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप वन ऑफ द मोस्ट फेमस शेफ्स वी हैव इन पाकिस्तान। उनसे ज़रा एक तो इसकी अफादियत ग़िज़ाइयत के हवाले से बात करेंगे, और हमें स्टूडियोज़ के अंदर मारिया खान भी ज्वाइन करी हैं, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं, और ये इतनी लंबी लिस्ट वैसे इन्होंने हमें दी, आपको बताया, हम पर्चा लीक कर दें। उनसे भी हम पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या समझती है। थैंक यू वेरी मच मारिया, श्री आपा, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल। सबसे पहले आपकी इजाज़त से ज़रा मैं श्री आपा से बात कर लूँ क्विकली। हमने मुख्तलिफ सूप्स का जिक्र किया है, अफादियत के हवाले से और ग़िज़ाइयत के हवाले से क्या मकाम है सूप का, ये बताइए हमें सबसे पहले आप। सबसे पहले हमारे हम नेटवर्क के नाजरीन को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और आजकल सर्दियों का मौसम है, और मैं अपने शोज़ में भी आजकल एक नए किस्म के सूप्स बता रही हूँ। लोग बहुत इंजॉय भी करते हैं, और सूप एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझती हूँ जो असल जो देसी मुर्ग की यखनी होती है ना, वो सर्दी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। चिकन कॉर्न सूप में कोई वैल्यूज़ नहीं होती, कुछ नहीं होती, लेकिन यखनी जो देसी मुर्गी की आप बनाएं, 4-5 चीज़ें डाल के उसको खूब पकाएं हल्की आंच पे, और फिर उसको उसी देसी के चिकन के साथ आप उसको पेश करें बॉयल अंडे के साथ, क्या मज़ा देती है वो आपको। आपस सबसे ज़्यादा जो है आपको रिक्वेस्ट किसकी आती है कि कौन सा सूप जो है वो आप बना के दिखाएं? और मेरे ख्याल से इतना मुश्किल भी नहीं है, 1-2 सूप बनाने तो मुझे भी आते हैं, 1-2 मरतबा ख़राब हुए, लेकिन फिर मैंने बना लिया था। आसान ही है बनाना, इतना मुश्किल भी नहीं है। सूप बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है,
और सूप बहुत, हर सूप ही आसान है। असल चीज़ जो उसकी होती है वो यखनी होती है। आप यखनी तैयार करके अपनी फ्रीज़र में रख दो और रोज़ाना 4 कप 6 कप जितने लोग आपके घर में हैं, आपने शाम में किचन में गए, आपने वो यखनी फ्रीज़र से निकाली और जो सूप आपको बनाना है, यखनी तैयार है तो आपको 15 मिनट लगेगा सूप बनाने में। लेकिन इसमें एक मुश्किल आपने डाल दी है ना, वो देसी मुर्गी वाली। देसी मुर्गी हमें मिलती ही नहीं है, जो मिलती है उसका पता नहीं होता देसी है या नहीं। तो जो मुर्गी हमें अवेलेबल है नहीं पता चलता है। मेरा सवाल ये कि जो आम लोगों को अवेलेबल है आपा, वो तो जारी बात है इतना अफोर्ड भी तो नहीं कर सकते ना, देसी थोड़ी महंगी भी होती है। तो क्या उसकी भी कोई अफादियत नहीं है? जो आम मुर्गी आम चिकन हमें अवेलेबल है। नहीं है बिल्कुल है, क्यों नहीं है, उसमें भी आप बना सकते हैं। और उसमें आप साथ में थोड़ा सा चिकन का क्यूब साथ में डाल दिया करें तो जरा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। ओके ठीक है। और आपा हमने सुना है ये मसाला फैमिली फेस्टिवल जो है हर साल ही होता है, हम नेटवर्क कराता है, हमने सोचा उसके बारे में भी थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। 28 और 29 दिसंबर को हो रहा है ये एक्सपो सेंटर लाहौर में, ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा हमें, क्या क्या होने वाला है। आप भी वहाँ पर डेफिनेटली मौजूद होंगी, मैंने सुना है कि लाइव कुकिंग डिमॉन्स्ट्रेशन भी वहाँ पर होने वाली है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह 28 और 29 को मसाला फैमिली फेस्टिवल हर साल की तरह लाहौर में हो रहा है एक्सपो सेंटर में। और इस दफ़ा 2 दिन है, वही 28 और 29। और इस दफ़ा जो हमारा कुकिंग का स्लॉट है वो इंडोर होगा, बिकॉज एक तो ठंड भी बहुत है। और हाँ, और इस दफ़ा हम सारे शेफ्स एक दिन कुकिंग करेंगे। सैटरडे के दिन हमारे साथ होंगे, साद होगा, रिदा होगी, जमाली साहब होंगे, जरनक होगी सैटरडे वाले दिन। और संडे के दिन इंशाल्लाह मैं हूँ, महबूब हैं, राफिया है और बासिम है। और होस्टिंग करेंगी सैटरडे को अबील और संडे को करेंगी किरण। और शाम में जो सारा बहुत कुछ है, कॉन्सर्ट होगा और गेम शोज़ हैं 5 बजे से, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ होंगी। तो लाहौर वाले, फैसलाबाद वाले, मुल्तान वाले, पिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले जरूर आइएगा। लाहौरिये वैसे ही खाने पे रह जाते हैं, बहुत इंतजार रहता है। हाँ, आयमा बेग आ रही हैं, समी हैं इसमें जो परफॉर्म करेंगे, NS चौहान हैं, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, अबरार हैं। मैंने कहा लाहौरिये वैसे ही खाने पे रह जाते हैं और आप जैसे शेफ्स अगर उनको लाइव देखने को मिलेंगे तो आई बिलीव इस फेस्टिवल में तो गुमसान का रन पड़ने वाला है। कोई रेसिपी तो लीक करें थोड़ी सी आपा, क्या रेसिपीज हैं जो इस वक्त इन पर्टिकुलर आप क्या लेके आ रही हैं, बता सकती हैं हमें, जो लोगों को लाइव देखने को मिलेगा? एक्चुअली मैं तो एक पास्ता बनाऊंगी, बिकॉज हमारे साथ ब्रांड्स भी होते हैं, राइट? ठीक है। तो बेक पार्लर मेरे साथ होगा, तो उसके लिए आई विल बी डूइंग वन पास्ता विद दैट सॉसेस और एक और डिश है। तो 2 चीज़ें हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्टिविटी है जो कि आई बिलीव लाहौरियों के लिए भी अच्छी है। और हम जब बात करें ख़ास तौर पे खाने पीने की और लाहौर का जिक्र आता है, दोनों चीज़ें क्लब हो जाती हैं। श्री आपा, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, आप हमारे साथ मौजूद रही। आपने कहीं जाना था लेकिन फिर भी क्विकली आपने हमें टाइम दिया और हमने आपसे बात की। बात फिर भी करते रहेंगे। आपने अगर लाइव देखना है श्री आपा को, गो टू मसाला फेस्टिवल एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर इस सैटरडे और संडे को, और आप लाइव कुकिंग भी इंजॉय करें। बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहाँ पर होने वाले हैं, सिंगर्स वहाँ पर होने वाली, बड़ी परफॉर्मेंसेज होंगी, तो आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे, आपका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरेगा। बहरहाल जी, हम बात कर रहे हैं सूप के ऊपर कि सूप की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है। कुछ हल्की फुल्की रेसिपी जो है ना वो आपा भी बताकर चली गई हैं। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया खान, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे जान लेते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। मारिया, कैसी हैं आप? यू आर मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। यू वेलकम। क्विकली हमें बताइए, आजकल कौन इतनी सारी रेसिपीज अवेलेबल हैं, सो व्हाट अबाउट द सूप्स, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और हमें आसानी से दस्तयाब क्या है जिसको हम पिए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए? सूप तो बड़ा न्यूट्रिशनली बड़ा अफादियत वाली चीज़ है। अब क्योंकि ना ये बॉइल्ड होता है, राइट? इसमें जैसे आपा ने बताया, बेहतरीन इन्होंने टिप बताया कि आप ना यखनी बनाकर, क्योंकि वो प्रोटीन फैक्टर आ जाएगा उसके अंदर, आप यखनी बना लें, चिकन को आप बॉईल कर लें और वो भले आप फ्रीज कर लें, कुछ भी नहीं होगा। देसी चिकन नहीं मिलता ना? हाँ, देसी ना भी मिले तो जो दूसरा चिकन है ब्रॉयलर, फर्स्ट ऑफ ऑल देसी, वो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। देसी चिकन हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता और दस्तयाब भी नहीं है, तो दूसरा चिकन पे आप इस्तेमाल कर लें, नो प्रॉब्लम। और कुछ लोग बिल्कुल ही एलर्जिक होते हैं कि जी नहीं मुझे बिल्कुल भी, लेकिन अफादियत उसकी ज्यादा है, कसम खा लिया, देसी की ज्यादा है, देसी सी फूड की ज्यादा है, लेकिन देसी की ज्यादा है, क्योंकि वो एक फ्री नेचुरल हैबिटेट में वो मुर्गी
परवान चढ़ी है, परवरिश पाई है उसने। और दूसरी जो है एक डरबे में बंद थी, छोटी सी जगह में। आप अगर देखेंगे मुर्गी को, वो गाड़ी होती है ना, उसमें देखेंगे वो ना इधर हिल सकती है ना इधर हिल सकती है, वो चल ही नहीं सकती। तो वो हमें क्या हिलाएगी? एंड वो कॉन्स्टेंटली एक जानवरों के ऊपर भी डिप्रेशन आता है। तो इनके ऊपर ना स्टडी हुई है इन मुर्गियों के ऊपर। तो अच्छा, इसीलिए तो डिप्रेशन एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। हम सिर्फ चीजें खाते हैं यूजुअली, हम पाकिस्तानी या इंडियंस या सब कॉन्टिनेंट के लोग पीते कम हैं, यानी कि सूप्स की सूरत में, लिक्विड्स की सूरत, लिक्विड्स का इंटेक बहुत कम है हमारी जिंदगियों में। एक तो क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इसका क्या इम्पैक्ट आता है? हमें लिक्विड्स की तरफ, सूप्स टाइप चीज़ों की तरफ जाना कितना ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत अहम आपने बात बोली। हम सब कॉन्टिनेंट के लोग पानी नॉर्मली, अगर अगेन मैं रिसर्च करती हूँ ना, तो सारे अपने क्लाइंट्स के ऊपर, तो आप उनसे पूछो, वो पता चलता है सुबह पिया था 1 गिलास, पूरे दिन में 1-2 गिलास। सर्दियों में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। हाँ। और अगर काम कर रहे हैं तो वो और जानबूझ के नहीं पीते कि ना हम काम में हैं तो वॉशरूम ना जाना, तो काम के दौरान जरूर पीते हैं हम। बिल्कुल जबरदस्त। और वॉशरूम ना जाना पड़े, इसको अवॉइड करने के लिए। तो अब पानी अगर आप कर रहे हैं, इसको आप रिप्लेस, इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं लिक्विड वाली, कि आप अपनी बॉडी का पानी का रिक्वायरमेंट पूरा करें। तो सूप एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और सर्दियां हैं तो ज़ाहिर है ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर पानी थोड़ा दिक्कत करता है, गला ख़राब करता है। तो ये एक बड़ा कंफर्ट फूड है। दुनिया में तो इसको एज एन एपेटाइज़र इस्तेमाल किया जाता है ना, कि आप कहीं जाते हैं तो पहले तो सूप आप लाजमी फ़ॉरेन में सर्व करते हैं, लाजमी जो है ना सूप सर्व किया जाता है। तो सूप पिएं, सूप की अच्छी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अच्छा, ये जो इंस्टेंट सूप्स होते हैं, ये जो आपको इजीली मार्केट में, ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाते हैं, आप घर आए, ला के 2 गिलास पानी डालें, उसमें बनाएं और पी लें, उनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है? देखिए, अगर आप नॉर्मल सूप बनाएंगे ना, तो अगर आपको बनाने में शायद 15-20 मिनट लगेंगे, और दूसरी तरफ कोई भी चीज़ इंस्टेंट है, वो इंस्टेंट नूडल है, इंस्टेंट ओट्स हैं, कुछ भी चीज़ है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं कि अब ना ये चीज़ 2 मिनट में बन जाए। तो प्रोसेसिंग में उसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स निकाल के आप टेक्निकली रियल चीज नहीं खा रहे, तो इट्स नॉट द रियल थिंग। ऑब्वियसली उसका वो इम्पैक्ट नहीं है। जायके के लिए तो हो सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकता है। क्विकली, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं चाहता हूँ ये जो लोग चिकन कॉर्न सूप पी रहे होते हैं, जगह जगह ठेले लगे होते हैं सर्दियों में रात को, कुछ लोग बेच रहे होते हैं हाथ में चिकन, इसकी वाकई आपा सेट कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। डू यू एग्री? ये एवं ही बस वो कह रहे होते हैं। अंडा वंडा तो उसमें भी होता है, अंडा उसमें भी होता है, मगर वो आप जो नॉर्मल जो रेडी जो लगी होती है उससे आप देखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा, एक तो उसमें वो जो कॉर्नफ्लोर है ना, उसकी मिकदार ज़्यादा होती है, थोड़ा सा आपको चिकन नजर आएगा। मुझे तो पानी के ऊपर भी शक है कि वो पानी साफ भी, कॉर्न भी नहीं होते ना। हाँ, कॉर्न भी नहीं होते ना। चलो इसको मैं, अगर यही सूप हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट से पी लें, तो आप समझते हैं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी? न्यूट्रिशनल वैल्यू या उसमें भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने कुछ खास नहीं है? सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट पे अगर हम खा ही रहे हैं ना, ठीक है, तो बेस्ट ये है कि आप घर में बनाएं। ठीक है, बेस्ट बेहतरीन सबसे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पानी साफ डाला है, मैंने चिकन को अच्छे से धोया है, मैंने इसमें वाफर में सारी चीजें डाल दी हैं। मगर अगर आप रेस्टोरेंट से खा रहे हैं, किसी साफ रेस्टोरेंट से खा रहे हैं, तो यस सूप में अफादियत है, मगर इसको ये सोचना कि ये मेरा पूरा मील है, तो ये बात गलत है। ये एपेटाइजर है। इसमें एक बाउल के अंदर ज्यादा से ज्यादा हद करें तो 150 110 इतने से बाउल। अच्छा, फिर इसका मतलब है ना, वेट लूज करने के लिए भी बड़ा अच्छा हो सकता है ये, अगर आप इसको खाना के एक मील स्किप कर दें, उसकी जगह आप ये मील स्किप करके ना फायदा नहीं होगा। ओके, मील स्किप करके ये इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी नेवर एडवोकेट्स के खाना छोड़, खाना खाते रहना है आपने। इसमें फैटी चीज़ का इस्तेमाल कम करना है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, जिस्म पे चर्बी है, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि वो चीज़ें छोड़ें जिसमें जो चर्बी बनाती हैं। तो ये सूप में भी ना, हमने बहुत सी जगह पे आप देखेंगे हमारा जो टोमेटो बेसिल सूप है, ठीक है, वो बड़ा ज़बरदस्त सूप है। टोमेटो होता है, उसमें बेसिल डालते हैं, हेल्दी सूप है। मगर हमने हमारे रेस्टोरेंट्स में हमने उसमें क्रीम भी डाल दी है। तो अब फॉर सेक ऑफ टेस्ट, हाँ जी, देसी टच। हाँ, और ना टेस्ट अच्छा हो जाए, तो वो अब हमने ना, वो अगर 100 कैलोरी की चीज थी, 110 कैलोरी की चीज थी, आपने उसको ना 300 कैलोरी पे पहुंचा दिया। अच्छा, मुझे क्विकली बताइए, ये सवाल डिजिटल पे हम अलग से पोस्ट करेंगे, सबसे क्विक सूप जिसकी सबसे आसान रेसिपी है आम आदमी के लिए और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, वो कौन सा हो सकता है? किन 2-3-4 चीजों का हो सकता है? चिकन बॉईल कर लें, सब्जियां डालें, उसमें बॉईल कर दें और उसको बस चढ़ा दें। कुकर में जल्दी करना है, कुकर में डाल दें। टेस्ट का क्या करें? उसका टेस्ट इतना फीका होगा। टेस्ट वो जो ना अभी आपा की जो बात थी ना, वो चिकन क्यूब जो आ रही है, दैट्स आल्सो अ गुड थिंग। उसको टेस्ट एनहांस करने के लिए आप वो डाल सकते हैं।
विनेगर और चिली का वो कॉन्डिमेंट होता है ऑन द साइड, अगर आप बाहर किसी होटल में भी जाए ना, और वो दैट ब्लैक थिंग क्या कहते हैं, सोया सॉस, एग्जैक्टली, यस सोया सॉस, थैंक यू सो मच। तो वो आप उसके साथ ऐड करके टेस्ट, असल में जो उसका जो मेन मैटर होता है वो हमेशा कोई ज़्यादा टेस्ट वाला नहीं होता। और जब हम टेस्ट की बात करें ना, उस टेस्ट के लिए फिर शेफ करेगा, आपको बटर डाल देगा बीच में और आपको चीज़ डाल देगा, तो फिर अनहेल्दी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ हेल्दी इन्फॉर्मेशन जो आप हमें देती हैं। इस वक्त हम जरा, हमारे पास एक सूप के हवाले से पैकेज तैयार है, चूँकि लोग सूप पीते हैं ना। इसमत जो है क्वेटा से उनका ताल्लुक है, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे जरा क्वेटा से जानते हैं क्वेटा के लोग इस शदीद सर्दी में, वहाँ पे -3 था ना, -3 कितना पसंद कर रहे हैं, एंजॉय करें। इसमत का पैकेज देखते हैं, दिखाइए जी क्या रिकॉर्ड किया इसमत ने हमारे लिए। सतह समंदर से 5000 फुट बुलंद और पहाड़ों में गिरा क्वेटा इस वक्त जो है शदीद सख्त यखबस्ता हवाओं की लपेट में है। और यखबस्ता हवाएं जैसे ही चलती हैं तो शहरी जो है सर्द मौसम में जो है सूप पीने चले आते हैं। इस वक्त जो मौसम सर्द होता है तो हम देखते हैं कि जो क्वेटा में ख़ासकर जो जगह जगह जो है सूप के स्टॉल लगते हैं, वहाँ पर रश भी काफ़ी जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वक्त भी जो है क्वेटा जोकीराम रोड पर मौजूद है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूप के स्टॉल पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद और सख्त यखबस्ता हवाओं के साथ साथ जो है सूप को भी इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम आपको जो है शहरियों से भी मिलाते हैं और यहाँ पर जो सूप बनाने वाले जो कारीगर हैं इनसे भी हम बात करते हैं। काफ़ी दिन हुए क्वेटा में सर्दी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग बहुत शौक से यहाँ पे सूप पीने आते हैं और बहुत रश होता है सूप पीने की। और ये भाई ये बहुत अच्छे सूप भी देते हैं और मैं डेली घर के लिए भी ले जाता हूँ और इधर भी पीता हूँ। भी जो है ना ये हम लोग 2 बजे से 4 बजे 5 बजे तक ये बनाते हैं, क्योंकि ये जब अच्छा बन जाए फिर हम लोग यार लेके आते हैं। हम इससे 70-80 किलो में यार फिर लेके आते हैं। यहाँ पे लोग में सूप इसलिए पसंद करते हैं, इसमें हम लोग जो है ना अंडा डालते हैं और उसमें चिकन डालते हैं, मकई उसमें बोलते हैं, वही डालते हैं, मसाले उसके अलग उसके साथ रखते हैं क्योंकि वो खुद पे वो डालेंगे। क्वेटा के स्टॉल पर लगे सूप का अपना ही मज़ा है। जैसे ही सर्द हवाएं आपको छूती है तो दूर दूर से सूप के स्टॉल पर जो सूप की खुशबू है वो अपनी तरफ खींच लाती है। जी इस्मत, ये क्वेटा से हमें बता रहे थे कि किस तरह से लोग रात को, स्पेशली रात को जब फ्री हो जाते हैं ना, सारे काम काज करके दोस्त इकट्ठे होते हैं, फैमिलीज आ रही होती हैं, और कौन कौन से सूप यहाँ पे, ये टोमेटो सूप जो है वो भी एक चल रहा था। आप भी सूप की बात कर रहे थे, कौन सा? पता नहीं, मैं तो कह रहा था कि चिकन कॉर्न सूप उस जगह से पिए जहाँ पे थोड़ी सफाई हो, ये बहुत जरूरी है। क्विकली हमने एक और शहर के बारे में बात की, माफ कीजिएगा, सियालकोट हमने जाना है। सखावत कुरैशी जो है वो हमें बता रहे हैं कि सियालकोट के लोग कितना सूप को पसंद करते हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। जैसे सियालकोट में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे ही सियालकोट में जो खाने पीने के अंदाज हैं वो बदलते जा रहे हैं। शाम डलते ही सियालकोट के शहरी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलते हैं और गर्मा गर्म पकवान खाने के लिए मुख्तलिफ फूड्स पॉइंट्स का रुख करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलामा इकबाल चौक में, जहाँ पर आप देख सकते हैं शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर सूप और यखनी जो है वो पीने के लिए घरों से निकले हुए हैं। छोटे बच्चों की बात करें तो वो भी यहाँ पर खूब चुस्कियाँ लेकर सूप पीते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सब पर शहरियों से हम बात कर लेते हैं। जी भाई बताइएगा, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, एंजॉय मौसम बड़ा अच्छा है, सर्द मौसम है और इधर हम आके सूप और यखनी फैमिली को भी पिलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करते हैं मौसम को भी, और इनके यखनी सूप भी बड़े अच्छे हैं। जी बेटा आप बताएं, यहाँ पर इतने प्यारे मौसम में सूप पीने का मजा तो छोड़ है। इतने प्यारे मौसम में सूप पीने का अपना मजा है। जी आप बताएं। जी जैसा कि हम अपने दोस्तों के साथ आते हैं, ये बहुत अच्छा सूप है, चिकन वेजिटेबल सूप है, इसमें चिकन भी डलता है, वेजिटेबल भी डलता है, अंडा भी डलता है, जिससे और कुछ गर्म चीजें डलती हैं जिससे मौसम की सर्दी की शिद्दत में कमी आ जाती है। शिद्दत में कमी आ जाती है। दुकानदार से बात करते हैं। जी भाई बताइएगा, कैसा रिस्पांस आ रहा है, शहरी क्या क्या बना के दे रहे हैं शहरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये मेरे वाला साहब ने ये काम शुरू किया था, हम इसको बनाते हुए 44 साल हो गए हैं। ये मेरे हम ये यखनी बनाते हैं, अंडा है, पोट है, गर्दन है, लेग पीस है, और ये मेरे वाला साहब बनाते हैं। हम इसे बड़ी मोहब्बत और लगन के साथ और कस्टमर की फरमाइश पे से बनाते हैं, और हम ये कस्टमर की
मोहब्बत के लिए ये बनाते हैं जी। बड़ी लगन के साथ यहाँ पर सूप तैयार किया जाता है। जबरदस्त जबरदस्त किस्म का ये पैकेज भी आपने आई होप एंजॉय किया। कल रात हमने अपने इन कोरिस्पॉन्डेंट से रिक्वेस्ट की कि जरा हमें बताइए कहाँ का कौन कौन से सूप चल रहे हैं। अच्छा, ये दिखाने का ये मकसद इनको इंडोर्स करना नहीं है, आप अपनी मर्जी से रेसिपी को देख के, इंग्रेडिएंट्स को देख के इंतखाब कीजिएगा कि आपने कौन सा सूप इस्तेमाल करना है। सो वंस अगेन हम मारिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आई होप कि आज की सूप की रेसिपीज भी आपको अच्छी लगी होगी और मसाला फेस्टिवल भी आप एंजॉय करने जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त दौरानिया खत्म हो चुका है। दोबारा मुलाकात करेंगे कल आपसे। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।